नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं चंद्रकांता नमस्ते भारत स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैं आपको एक शेर और कुछ अल्फाज सुनाना चाहूँगी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन पर मोहम्मद इकबाल साहब की ये पंक्तियाँ, ये लाइनें एकदम फिट बैठती हैं। किस तरह से मेजर मोहम्मद अली शाह ने ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र तय किया, ये जानते हैं और आज के कार्यक्रम की खास बात आप जानते हैं दोस्तों क्या होगी? होगी कि अक्सर हम सक्सेस स्टोरीज़ के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज मेजर अली के साथ मिलकर हम स्टोरी ऑफ फेलियर्स पर बात करके जानेंगे कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या थी। नमस्ते मेजर, जय हिंद, वेलकम टू द शो। थैंक यू चंद्रकांत जी, शुक्रिया बहुत बहुत मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। हाउ इज द जोश सर? हाय मैम। यस। तो मेजर यहीं से शुरुआत करते हैं, इसका क्या मीनिंग है हाउ इज द जोश? एक फिल्म के बाद से बहुत ज्यादा पॉपुलर ये टर्म हो गया है। क्या आर्मी में सच में हाउ इज द जोश कह के कोई कॉन्सेप्ट है, कोई बात की जाती है इस तरह से? ये दरअसल फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये बहुत फिल्म के बाद लोग जानने लग गए इसके बारे में। लेकिन फौज में हम लोग अनुमान तौर पे आम तौर पे सुबह सुबह को जब हम अपने पीटी परेड में खड़े होते हैं और अपने जवानों को एड्रेस करते हैं तो ये पूछते हैं हाउ द जोश और मोराल कैसा है। नित्यानंद जी जय हिंद, कैसे हैं आप? तो ये एक हकीकत का टर्मिनोलॉजी है जो फिल्म में रिलीज यूज करी गई है, तो लोगों को लगने लगा कि फिल्म का डायलॉग है, मगर आपने बिल्कुल सही फरमाया, दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल ये रियल लाइफ टर्मिनोलॉजी है हमारी फौज की। राम राम साहब, ईद मुबारक हो। आपके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और आपने बहुत बार इसका रेफरेंस दिया है, इस बात का जिक्र किया है। तो आर्मी का ये जो हमारा सेकुलर चेहरा है, इस पर थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। जरूर। देखिए, फौज में मैं एक राजपूत पलटन में था और हमारे जितने जवान थे राजपूत घराने से थे पूरे। तो हमारा जितनी भी पूजा होती थी वहां पे, जैसे दुर्गा माता आरती, पूरी आरती मेरे को आती है बाय हार्ट। करनी माता आरती, दुर्गा माता आरती, हम लोग मंदिर परेड होती है हमारी, और होता था हमारा बलि होती थी वहां पे। तो बलि में सबसे आगे मैं होता था झटका करने के लिए उस टाइम पे। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां बहुत ही ज्यादा क्लीन, पाक, सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है। आपको एग्जांपल देता हूं, मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से हूं, तो नासिक में हमारा आर्टिलरी सेंटर है, स्कूल ऑफ आर्टिलरी भी है। देवनागरी में एक सड़क है जहां पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च एक ही साथ में है। एक ही साथ में हमारा एक होता है सर्व धर्म स्थल, हाउस ऑफ वर्शिप, वन हाउस ऑफ वर्शिप ओनली। भाई मेरे जो वालिद साहब हैं, कई लोग कहेंगे कि भाई तासुब होता है, ये होता है, कोई बकवास की बातें हैं। कोई तासुब नहीं होता फौज में। फौज में बस काबिलियत दिखी जाती है। बस आपकी काबिलियत क्या है। मैं जम्मू कश्मीर में था पोस्टेड, मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने कभी मेरे को देखा नहीं कि भाई हमारे यहाँ पे ऑपरेशनल मीटिंग चल रही है और इसको शामिल ना करें ना, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा मेरे को ट्रस्ट किया गया। मेरे वालिद साहब इंडियन आर्मी के सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफ द कंट्री रिटायर हुए थे, डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नंबर 2 इन द कंट्री। तो मतलब फौज इज द मोस्ट क्लीन एंड द मोस्ट सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने निकाला था कि ईद पे मेरे जवानों ने फोन किया, राम राम साहब, ईद मुबारक साहब, जय दुर्गे साहब, ईद मुबारक। तो इट इज बेसिकली ऑल, सारे धर्म एक से ही हैं। और फौज में हमारा मजहब एक ही है, वो है इंडियन आर्मी, द नेशन। हम एक ओथ लेते हैं जब फौज में कमीशन होते हैं, चेटवुड क्रेडो, व्हिच सेज द सेफ्टी, ऑनर, वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। The honor, welfare and comfort of the men you command comes next. Your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. यानी कि हमारा देश सबसे पहले,
फिर हमारे जो ट्रूप्स है, हमारे जवान, हमारे जूनियर जिनको हम लीड कर रहे हैं, फिर और आखिरी में, सबसे आखिरी में हमारे, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, मेरा यूट्यूब है मोहम्मद अली शाह के नाम से, उस पे मैंने कई दुरुस्त फरमाया, कई वीडियोस हैं वो मैं निकाले हुए हैं, मैं टाइम टू टाइम निकालता रहता हूँ। जी मेजर, थैंक यू। जीवन में बहुत सारी असफलताओं के बाद एक, मतलब शायद अगर मैंने ठीक पढ़ा है और आपने ठीक बताया है तो 10वीं में फेल, 11वीं में फेल, उसके बाद इंग्लिश के पेपर में फेल और केवल 1 नंबर आपको मिला। आर्मी तक का सफर कैसे रहा इस फेलियर के बाद? भाई एक तो होता है फेल होना, ठीक है, हम फेल हो गए थे, और एक होता है कोई कमाल के फेलियर होते हैं जो बड़े हैं। तो मैं केवल, ये बेइज्जती होगी मेरी बोल के कि भाई मैं फेलियर था, मैं बड़े कमाल वाला फेलियर था जो अंग्रेजी की परीक्षा में कॉलेज में फेल ही नहीं हो गया था साहब। मेरे को 100 में से कितने नंबर आए सतीश भाई? जय हिंद सतीश भाई। मेरे को 100 में से 1 नंबर आया था, है? तो मतलब कमाल वाले फेलियर थे ना भाई, वो एक कहानी बन गई। अब थैंक यू राजदीप भाई, थैंक यू वेरी मच। अब वो कहानी ये हो गई कि इतने फेलियर्स देखने के बाद मैं तो बोलता हूं, एनीथिंग दैट डज नॉट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। कोई जो चीज आपको अगर जान से मारती नहीं तो आप मजबूत निकल के आते हैं। आज की तारीख में मैं मोटिवेशनल स्पीकर क्यों हूं? मैं इसलिए नहीं हूं कि मैं सबसे ज्यादा होशियार या अक्लमंद या स्मार्ट या टैलेंटेड या हुनर हूं ना, बिल्कुल भी नहीं। भगवान जी कैसे हैं? थैंक यू। मैं आज की तारीख में मोटिवेशनल स्पीकर इसलिए हूं क्योंकि मैंने दुनिया में शायद जो मेरे जानने वाले होंगे या चाहने वाले होंगे या सुन रहे होंगे, उनसे ज्यादा गलतियां करी हैं, उनसे ज्यादा बार गिरा हूं। कमलेश भाई कैसे हैं आप? उनसे ज्यादा बार फेलियर देखे हैं, रिजेक्शन देखे हैं, बेइज्जती देखी है, जिल्लत सही है मैंने। और जो वक्त मैंने देखा है, जो बुरा वक्त, वो और कोई ना देखे। तो मेरी कोशिश यही रहती है, मेरे यूट्यूब चैनल के भी जरिए, कि लोगों का मनोबल बना बढ़ाए रखूं मैं, हौसला रखें लोग, उम्मीद ना छोड़ें, हिम्मत ना हारें। जैसे शेखर भाई कैसे हैं आप? जैसे कि हरिवंश बच्चन राय साहब के नाम से एक कविता मशहूर हो गई थी, वो दरअसल लिखी थी सोहनलाल द्विवेदी ने, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने ये कविता कौन बनेगा करोड़पति में सुनाई थी, तो लोगों को लग गया कि हरिवंश राय साहब ने गाई थी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नित्यानंद जी, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, तुम्हें गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता, मोहम्मद हसन भाई, असफलता एक चुनौती है। तो क्या कमी रह गई देखो और जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो लगे रहिए, डटे रहिए, पूरी ताकत यहां पे है दोस्तों, यहां पे। अगर यहां से हार गए तो अगर यहां से हौसला मिला और हिम्मत रखी तो हम जीतेंगे।
तो जैसे आपने कहा कि सक्सेस स्टोरी, तो मुझे खुद मालूम नहीं था अब तक कि मेरी कोई सक्सेस स्टोरी है भी, मगर जी हाँ, फेलियर स्टोरी जरूर है। और मैं फेलियर स्टोरी से ही लोगों को मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि जितनी बार मैं गिरा हूं वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है आप गिरने के बावजूद भी कितने बार और किस मजबूती से आप उठ खड़े होते हैं। जी तो मैं बिल्कुल। दो पंक्तियां याद आ गई हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। वो क्या था कि गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हैट्स ऑफ टू योर फेलियर स्टोरीज, मेजर मोहम्मद अली शाह। और सर, आर्मी से जुड़ा हुआ कोई एक्सपीरियंस, कविता सुनाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आपकी कविता सुनकर मुझे लगता है कि इस वक्त जितने भी हमारे ऑडियंस हैं ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, जरूर उनकी रगों में जो खून है वो डबल तेजी से कम जरूर दौड़ रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। जिस जोश के साथ आपने ये कविता सुनाई, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और सर, आर्मी से जुड़ा हुआ कोई बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस जिसकी कोई गहरी छाप हो आपके जीवन में और आप शेयर करना चाहें। भाई, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे फौज की, तो क्योंकि मैं एक मिलिट्री स्कूल में था पहले और फिर कॉलेज में एनसीसी करी थी मैंने, तो जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो एक टेस्ट ऐसा था जहां पे हालांकि मेरे सारे टेस्ट सुपर एक्सीलेंट में पास थे, सारे के सारे टेस्ट में बड़ा अच्छा करा था अकेडमी में। मैं एक अपॉइंटमेंट भी था, जैसे स्कूल में प्रीफेक्ट होता है वैसे लैंस कॉर्पोरल की रैंक दी गई थी मेरे को। मगर एक टेस्ट ऐसा था जहां पे मैं एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा, आखिरी मर्तबा तक मैं फेल होता गया था। इस हद तक कि जो बीच में टर्म ब्रेक होती है जहां पे सारे कैडेट्स घर जाते हैं, मेरे को अनुमति, इजाजत, परमिशन नहीं मिली घर जाने की। मैं अकेडमी में ही रुका रहा और उस टेस्ट की तैयारी करी मैंने। अकेडमी खोली, फिर दोबारा वो टेस्ट, फेल फेल फेल, आखिरी टेस्ट तक फेल। तो मेरा मार्चअप हुआ कमांडेंट साहब के पास, जनरल साहब थे, उन्हें पूछा गया, उनसे मेरे से पूछा गया, बेटा तुम बड़ा अच्छा कर रहे हो मगर एक टेस्ट है जो तुम बरकरार लगातार फेल हो रहे हो, क्या बात है भाई, क्या प्रॉब्लम है? तो बोला, सर बात ऐसी है, दरअसल मेरे फादर ने मेरे को एडवाइस किया था जब मैं फौज में आया था कि बेटा नाम कमाना, अच्छा करना, वहां पे अकेडमी में ट्रेनिंग बहुत मेहनत और लगन से करना, मगर एक बात का बहुत ध्यान रहे, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है ना वो बस कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। परफॉर्म कंसिस्टेंट कर रहे हो वैसे ही करते रहना। तो मैं पहले टेस्ट में फेल हो गया तो मैंने वो कंसिस्टेंट रखा, बरकरार रखा उसको मैंने। तो वो हंसे, कह रहे यार कमाल का आदमी है, हाय ज्योत्सना, हाउ आर यू, यार कमाल का आदमी है भाई तूने। फिर बाद में मैं उसी टेस्ट में, मगर मेरे को पासिंग आउट परेड जो होती है जहाँ पे अंतिम पग से गुजरते हैं जब ऑफिसर बनते हैं, मेरे को अनुमति नहीं मिली। वो पनिशमेंट थी एक तरीके से मेरे लिए, मेंटल टॉर्चर था कि सारे कोर्समेट्स पासिंग आउट परेड करेंगे और मैं उसमें शरीक नहीं होऊंगा, उसमें शामिल नहीं होऊंगा। तो मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी आप समझ सकते हैं। मैं दिल रो रहा था बिल्कुल, वाकई में को देख के, चमकती हुई वर्दी में। थैंक्स सेम ये ज्योत्सना, ग्रेट दैट यू आर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच। कि वो सब पासिंग आउट कर रहे हैं और मैं खड़ा हुआ बिल्कुल नमूने की तरह उनको देख रहा हूँ। मेरे फादर जनरल साहब थे, वो आए थे कलकत्ते से। मेरे ब्रदर लॉ नेवी में थे, कमांडर थे, वो आए थे अपनी वर्दी में शान से। हमारा पूरा खानदान जो फौज में सब आया था और मैं परेड में ही शामिल नहीं हो रहा हूं। आप सोच सकते हैं मेरे दिल पे क्या गुजरी होगी। लेकिन 26 जनवरी 2008 को मैं चुना गया खास तौर से असम राइफल मार्चिंग दस्ता कमान। उसके बावजूद कि मेरे को दोनों पांव में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो रखे थे, एक पांव में भी अगर हल्का सा भी फ्रैक्चर हो जाए तो आप समझ सकते हैं क्या हो जाता है हमारा हाल। अरे दोनों पांव में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे, पेन किलर्स लिए मैंने और अपने दर्द को छुपाया और वो परेड मैंने कमांड करी। और राष्ट्रपति के आगे उनकी आंखों में आंखें डाल के एक शेर की तरह दहाड़ा मैं। 28 सेकंड का वीडियो है यूट्यूब पे, मोहम्मद अली शाह परेड करके आप देख सकते हैं, जरूर आपको पसंद आएगा। और राष्ट्रपति को मैंने सलामी दी और उसमें दोनों पांव में फ्रैक्चर है भाई साहब। मैडम आप देख, विनय जी आप देखिए अभी, विनय जी। और सुनिए विनय जी, आपके लिए, विनय यादव जी, भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, है ना, आपके लिए ही वीडियो है।
हमारा आगे और शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक, चंद्रकांता जी, ये किस्सा था। और एक और किस्सा ये था कि भाई जब मैं केवल 23 साल का था, जब मैं लेफ्टिनेंट बना, तो हमारी जो पोस्ट थी के बॉर्डर से 30 मीटर के फासले पे थी। कितने? 30 मीटर। यहाँ पे हमारा हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहा है, बीच में बॉर्डर, खाई थी बीच में, वहां पे माइन फील्ड थे और वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल था, वो फेंसिंग भी थी, और 30 मीटर दूरी पे पाकिस्तान की पोस्ट थी दुश्मन की। और तब सीज फायर भी नहीं हुआ था 2003 में। हाय शैलेश भाई, कैसे हैं आप? तो अगर हम पत्थर भी फेंकें तो पत्थर भी वहां तक पहुंच जाएगा, आवाज करें तो आवाज वहां तक पहुंच। तो अपने मोर्चे से हमें निकलने की इजाजत नहीं थी। अगर मोर्चे से हम निकलेंगे भी तो दुश्मन हम पे गोली ठोकेगा। अगर वहां पे गाड़ी आ रही है पोस्ट पे, तो ऐसी ऐसी जगह थी कि वहां पे लिखा था पहाड़ी पे, सावधान, दुश्मन आपको देख रहा है। तो गाड़ी हम तेजी से वहां से निकालते थे, और जैसे ही वो खतरे का इलाका क्रॉस हुआ, आराम से, अब दुश्मन आपको नहीं देख रहा है। अब वही बात मैं अब कोरिलेट करूंगा इस कोरोना काल से। कोरोना काल में क्या है कि ये किसी विश्व युद्ध से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि युद्ध में तो हमको मालूम है दुश्मन कहां पर है, कौन है, क्या है। यहां पे तो दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है, दुश्मन कहां बैठा है, कहां पे वायरस है, कुछ पता नहीं। और फर्ज करिए अगर ये विश्व युद्ध हो रहा होता और हम दुश्मन के जहाज को ऊपर देख रहे होते बम्बार्ड करते हुए, कि हम अपने मोर्चे से बाहर निकलते? नहीं निकलते ना। तो हम इस कोरोना काल में क्यों अभी बैठ के अपने घर से, जी सबसे राब्ता हो रहा है मेरा, तो इससे बेहतर और क्या बात? अपने घर में बैठिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। तो फौज ने हमको भी बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया। बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा, गूगल पे मेरा नाम डाल के या यूट्यूब पे आइए आप, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत किस्से हैं। 2 साल मैं जम्मू कश्मीर में रहा, फिर 3 साल मैं नागालैंड में रहा। वहां पे मैं नागामी सीखी, फ्लुएंट नागामी, वहां के लोकल दोस्त बनाए बहुत सारे। मुठभेड़ तो हुई, खैर हमारा आमना सामना होता था अक्सर नागालैंड में, जो NSCN IM है और NSCN की जो अंडरग्राउंड फैक्शन है वहां पे, उनसे। लेकिन वहां पे सीज फायर थी, यानी कि वो हम पे गोली नहीं चलाएंगे, हम उन पे गोली नहीं चलाएंगे, और आमना सामना अक्सर हुआ करता था हमारा। मगर जो फौज में सीखा, एक और बात ये थी कि भाई लोगों को लगेगा कि बड़ी ग्लैमरस बात है, लेकिन ग्लैमरस बात इसमें कुछ नहीं है। मैं अपने वालिद साहब का, अपने फादर का ADC था, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर, 8D कैंप। वो जब थे, फिर बाद में वो डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के औहदे से आए वो दी में, तो उनके अंडर कमांड में सर्विस करी। यानी कि फादर और मैं एक ही टाइम पे यूनिफॉर्म में हुआ करते थे, और मैं उनको सैल्यूट मारता था, जैन सर। मेरी मदर जो थी, मिसेस शाह, मदर नहीं थी वहां पे, वो मेरे बॉस की वाइफ थी। नेपाल सिंह कैसे हैं? सब कुशल मंगल नेपाल जी। तो मॉर्निंग मैम, and I would accompany them for official work only. कभी उनके घर नहीं गए ना, एक जूनियर ऑफिसर। इसका अलग आज की तारीख में कई चीजें हैं अपने बच्चे को बताने के लिए कि भाई तुम्हारे दादा जब थे डेप्यूटी चीफ, तब मैं फौज में था, तब मैं भी वर्दी में था, तो वो मेरे लिए फादर नहीं थे, मेरे लिए वो हमारे इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ थे वो। तो ऐसे कई कई किस्से हैं, मैं शेयर कर रहे हैं अपने जोश टॉक में भी। जी, बहुत ही सुंदर, कितने खूबसूरत मोमेंट्स वो रहे होंगे जब एक बेटा अपने फादर को और मदर को सैल्यूट कर रहा है ऑफिशियली, और उस फादर का सीना कितना गर्व से उस समय चौड़ा हो जाया करता होगा। ये मतलब हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, महसूस ही कर सकते हैं। सच में तो आपने इन मोमेंट्स को जिया है। और मुझे लगता है अगर कोई सिनेमा से जुड़े हुए लोग हमारा ये प्रोग्राम आज देख रहे हैं, तो इस पर एक वेब सीरीज, एक फिल्म, एक डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी सी बनाई जा सकती है, जिसमें हम ये बहुत सुंदर सा जीवन सा मोमेंट डाल सकते हैं। मेजर, आपकी पसंद का कोई देशभक्ति गीत या कोई आर्मी से रिलेटेड कोई गीत हो, आपसे सुनना जरूर चाहेंगे। जरूर। बॉर्डर फिल्म का गाना है ये, संदेश से आते हैं पाते हैं
जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हो 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 हो। कर चले हम फिदा, जो उसका वो भी बड़ा अच्छा गाना है। तो इस तरह, और वो मेरे को गाना एक और बहुत पसंद है, कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कंधे हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, भूलेगा ना ये जहां, कुछ ऐसा कर जाएंगे अपने वतन के लिए, हम हंस के मर जाएंगे। हमको तो रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम हर एक दूजे का साथ। ऐसे कई गाने हैं देशभक्ति के, वो बहुत पसंद आता है मेरे को। और वो कर्मा का गाना नहीं है, कौन सा गाना है वो, कर्मा कर्मा हर कर्म कर्मा का, अपना कर्मा फिल्म करेंगे का। ऐ वतन। जी, हर कर्म अपना दिल करेंगे ऐ दिया वतन तेरे। जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। और मैं आपको बताऊं, हम लोग अक्सर फौज में क्या करते थे, हम मुठभेड़ में थे, सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे। तो देशभक्ति की भावना तो हम सब में है। जरूरी नहीं है कि बस मैं फौज में गया तो सिर्फ फौजियों में ही होगी। जो सिविलियन कर रहे हैं, आप देश की सेवा कर रही है, बल्कि अभी जो, थैंक यू राजेश भाई, अभी जो आप इंटरव्यू ले रही हैं ये आपकी तरफ से आपकी देश की सेवा है, क्योंकि जो लोग इसको देख रहे हैं उनका फर्ज बनता है अब कि वो इसको शेयर करें, इसको पहुंचाएं, और वो आपकी टॉक्स, आपकी वीडियोस दुनिया भर में पहुंचाएं। वो उनकी सेवा होगी एक तरीके से। तो जो मैं तो कहता हूँ, जो म्यूनिसिपैलिटी के लोग भी हैं वो भी अपना काम करें, वो भी देश सेवा कर रहे हैं। जो डॉक्टर हैं, जी बिल्कुल, जो डेफिनेटली वर्दी डेफिनेटली। हरा है या खाकी है, आज की तारीख में वो ही रंग सफेद हो गया है, सफेद कोट। डॉक्टर जो अपनी जान की परवाह ना कर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेल कर लोगों की मदद कर रहे हैं। मेरे ब्रदर लो हैं डॉक्टर फवाद हलीम साहब कलकत्ते में, भाई उन्होंने 7 बार प्लाज्मा डोनेट करा अपना कोविड होने के बाद। लोगों को इलाज करते करते उनको खुद कोविड हो गया था। मेरी सिस्टर, मेरी जो भांजी है, उनको भी खतरा था, रखा। तो देश की सेवा हम सब कर रहे हैं, टीचर, साइंटिस्ट, हर कोई जो कॉर्पोरेट में है वो भी देश की इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। तो देश की भक्ति हम सब में है, और हम सब, हमारी एक ताकत ना पूरी देश की एकता में है। बिल्कुल, डेफिनेटली मेजर मोहम्मद अली। सर, आपने संदेशे आते हैं गाने से शुरुआत की थी, अभी जो गीतों की बात चल रही थी। कभी आर्मी में ट्रेनिंग के दौरान या फील्ड में ऐसा हुआ कि आप घर वालों से कनेक्ट ना हो पाए हों, या उनकी चिट्ठी ना मिल पाई हो, या कोई भी किसी भी तरह का संपर्क ना हो पाया हो? बहुत बार हुआ। देखिए, जब हम जम्मू कश्मीर में थे बॉर्डर पे, तो वहां पे सैटेलाइट फोन होता था, जो कि 2 हफ्ते में एक बार कभी घर बात करनी है, और वो भी 30-40 सेकंड की कॉल होती थी, और उसमें भी वन वे हम मैसेज कन्वे कर दें। हाँ भाई, मैं जिस इलाके में हूँ, हम वो इलाका डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते, लेकिन जहां पे भी हूँ अभी तक सेफ हूँ, मसरूफ हूँ। जैसे आज पूछते ना व्हाट्सएप पे, भाई क्या हाल है आपके, सो फार सो गुड, अभी तक तो ठीक हूँ, अभी तक तो ठीक हूँ। मुझको मालूम है जो हालात है, सबको मालूम है, लेकिन अभी तक तो ठीक हूँ। कारगिल की युद्ध में 1999 में मेरे सीनियर थे, कई सारे सीनियर शहीद हुए थे। तो आप सोच सकते हैं, जब आप देखते हैं आपके सामने, आप लाशों का ढेर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके साथियों को शहादत प्राप्त हो रही है, और डेड बॉडीज आर जस्ट कमिंग डाउन। अगला किसका नंबर आएगा मालूम नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, जिंदगी आप जीते हो एक बार, खुल के जियो। वो गाना है ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। देखो चंद्रकांता जी, बात ये फैक्ट की बात है, ये मानना बहुत लोग इसको कम मानते हैं, लेकिन
हकीकत की बात है, एक ना एक दिन सबको जाना है दुनिया से। मेरे को, आपको, जो आप देख रहे हैं, हम मानने को, कबूल करने को तैयार नहीं है। अब मर्जी हमारी है, जब भी टाइम आए। मैं नहीं कह रहा कि अब कुछ कह नहीं सकते कि बुजुर्ग लोग हैं तो ना अच्छे अच्छे चले जाते हैं भाई। अभी कोरोना काल में 30-30 साल के युवा पीढ़ी जा रहे हैं भाई। मगर अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखेंगे, मेरा इंटरव्यू हुआ है कई लोगों के साथ जो कोविड पॉजिटिव थे, जो अपनी जान की, मतलब उनकी जान को कोई गारंटी नहीं थी कि वो कल दिखेंगे नहीं, मगर वो हंस के मुस्कुरा के मेरे से बात कर रहे हैं, लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो ऊंचा रखिए और हौसला बनाए रखिए साहब। जिंदगी हमारे में जब तक जितनी भी है, एक दिन की, 1 साल की, 10 साल की, 50 सालों की, पता नहीं। और दूसरी बात है, क्या गारंटी है, मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूं, मगर क्या गारंटी है चंद्रकांत जी कि ये मेरा और आपका, क्या गारंटी है इस बात की, खुदा ना करे ऐसा, लेकिन कि हमारी आखिरी कॉन्वर्सेशन है? क्या गारंटी है इस बात की? कोई गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है जो आप सुन रहे हैं? गारंटी बताइए ना। कोई गारंटी नहीं है जिंदगी में किसी भी चीज की। तो जिंदगी खुल के, और जब भी दिमाग में ज़हनी तौर पे फर्क पड़ता है, कोई स्ट्रेस पड़ता है ना, खुदा जो होगा देख लेंगे, तब तक मस्त रहो, हंसते रहो, हम हंसेंगे तो हैप्पीनेस हार्मोन्स हमारे एक्टिवेट होंगे और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, केवल कोरोना से लड़ने के लिए ही नहीं, स्ट्रेस से लड़ने के लिए भी। तो तनाव मत पालिए, आप स्ट्रेस मत लीजिए, खुश रहिए। जी, आपकी जो बातें सुन के हर बात पे कहते हैं ना एक शेर याद आता है या एक गाना याद आता है, तो फिलहाल जो मुझे गीत याद आ रहा है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जी मेजर टेडेक्स से किस तरह से जुड़ना हुआ? जी बात ऐसी है, मैं बंबई आ गया था मैं फौज के बाद अपना IIM कलकत्ता गया, मैनेजमेंट पढ़ी, फिर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गया और 6 साल की कॉर्पोरेट सर्विस के बाद मैं एक कंपनी, अब CEO कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद और मैं थिएटर करता था, मैं रंगमंच जुड़ा रहा। फिर मैं बंबई आ गया। बंबई में मैंने फिल्में करी, एजेंट विनोद, हैदर, बजरंगी भाईजान, वोडका डायरीज, टैशकिन फाइल्स और कई सारी फिल्में करी। दूरदर्शन में एक सीरियल में आ गया, नेगेटिव लीड में, उसका एंटागनिस्ट था मैं, एड्स करे। और इस तरीके से मैं थिएटर से तो खैर जुड़ा रहा। फिर सन 2019 में मेरे को पहली मर्तबा एक टेडेक्स का इन्विटेशन आया कि भाई मैं दरअसल वो आदमी नहीं हूं जो आप तलाश रहे हैं, मैं वो मोहम्मद अली शाह नहीं हूं, मैं दूसरा मोहम्मद अली शाह हूं। तो लिखा नहीं आप ही हैं वो शख्स। तो फिर किसी तरह उन्होंने मेरे को मनाया, मैं अमृतसर आया और मैं अमृतसर में सन 2014 में 1 महीना गोल्डन टेम्पल में रह चुका था। वहां पे झाड़ू पोछा, बर्तन, दाढ़ी उगाई, केश उगाए, पंजाबी सीखी, सिगरेट पीता था मैं, सिगरेट छोड़ दी बिल्कुल, मैंने चेन स्मोकर था मैं। एक दिन में मैंने 1 मिनट में सिगरेट छोड़ दी बिल्कुल। मैंने पंजाबी सीखी और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ी और मेरे अंदर बहुत से अच्छे अच्छे परिवर्तन आने लग गए। और उस टाइम पे लोगों ने कहा कि आप यहाँ पे फर्श पे झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, झूठे बर्तन उठाते हो, साफ करते हो, सुबह 4 बजे उठ के लोगों के लिए चाय बनाते हो, वाहेगुरु जी की कृपा आपके सर पर हमेशा बनी रहेगी। तब तक समझ में नहीं आई थी ये बात। लेकिन सन 2019 में 5 साल के बाद जब मेरे को पहला इन्विटेशन आया टेडेक्स का, वो भी अमृतसर से, के दौरान मैं ऐसा कुछ बोल गया, पता नहीं, मुझे खुद नहीं मालूम कैसा क्या बोल गया, कुछ तो कनेक्ट कर गया होगा लोगों से कि मेरे को 3 स्टैंडिंग ओवेशन मिले 18 मिनट में। तो वो टॉक हिट हो गई। उसके बाद फिर 1 हफ्ते के बाद टेडेक्स CMRTC हैदराबाद से एक और इन्विटेशन आया। 10 दिन के बाद टेडेक्स रायपुर से आया, NIT से। ऐसे करते करते हिंदुस्तान में एक ऐसा दौर आया जहां पे कहीं भी कोई भी एक ऐसा टेडेक्स इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा था जिसको लाइसेंस मिला हो और यहाँ पे मेरे को इन्विट हो। और ऐसे करते करते 1 साल में मैंने 16 टेडेक्स टॉक्स दिए। फिर हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों से, बाहर विदेशों से, बाहर के मुल्कों से मेरे को जुटाने लग गया कि भाई आप हमारे टेडेक्स पे आइए और बोलिए।
तो वहां से मैं इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर बन गया। वो इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर जिसने दुनिया भर में सबसे ज्यादा टेडेक्स टॉक्स दिए हैं। और आप ये बात मानेंगे चंद्रकांता जी, बचपन में कुछ बच्चे होते हैं ना जो बोल नहीं पाते, और जब बोलना वो सीखते हैं तो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, हमेशा एक सेल्फ डाउट पे जीते हैं, क्या मैं स्मार्ट हूं, क्या मैं ठीक ठाक हूं, मेरे में क्या खराबी है। जिनके कोई दोस्त नहीं होते, जिनका सब मजाक उड़ाया करते हैं, जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हो रहे होते हैं, जो फेल हो रहे होते हैं। मैं वो बच्चा था जो किसी भी टीम के लिए सिलेक्ट ही नहीं हुआ भाई। लाख कोशिशें कर ली मैंने, फुटबॉल टीम में आने की रिजेक्ट, बास्केटबॉल टीम में आने की रिजेक्ट, हॉकी टीम में आऊंगा वहां पे भी रिजेक्ट, टेनिस खेलूंगा वहां पे भी हार गया। लिया भाई, एक राज की बात है, आप सब लोग करीब आएंगे तब तब बताऊंगा मैं। चंद्रकांत जी आप भी करीब आइए थोड़ा, राज कर जी सर। भाई, घर में कुछ जूते पड़ेंगे इसके भाई। जब मैं रंगमंच में गया जब मैं रंगमंच में गया बोलने के लिए, तो पहले रो में एक मोहतरमा बैठी हुई थी, हमारी क्लासमेट थी, जिनके ऊपर मेरे को क्रश था। क्रश समझते हैं ना बच्चे जो होते हैं, टीनेजर्स। जब मैंने उन मोहतरमा को देखा पहले रो में, भैया सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, कांपने लग गए, धड़ाधड़ पाँव हिलने लग गए, और मुंह लाल, गाल लाल बिल्कुल, और जो माथे की जो वेन थी वो फड़फड़ा रही थी हैं, और जो लाइनें को बोली थी स्टेज पे सब भूल गया मैं बस धन्यवाद बोला और वापस आ गया। उसके बाद मैंने कहा भैया यार बहुत बेइज्जती हुई, सबने मेरा मजाक भी उड़ाया, और मैं उस रात को बहुत रोया, फूट फूट के रोया, तड़प तड़प के रोया, बच्चे की तरह रोया। मगर मैं उस दिन कसम खा ली कि ऐसी गलती दोबारा कर। फिर मैंने अपने आप में इतनी मेहनत करी कि अगले टर्म में जब मैं रंगमंच पे गया तो बेस्ट डिबेटर, बेस्ट इन डिक्लेमेशन, बेस्ट एक्टर, बेस्ट इन एलिक्यूशन, बेस्ट इन पोएट्री रेसिटेशन, सारे अवार्ड्स मैं जीत कर आया। और मेरा हकलाना भी कम हो गया था, मैं तुतलाना भी कम हो गया था। अब वही लोग जो मेरे से दोस्ती नहीं करना चाह रहे थे, आके मेरे से गले मिल रहे थे, दोस्ती कर रहे थे, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, और मैं अपने आप को चाहने लग गया। अपने आप से मेरे को प्यार हो गया, प्रेम हो गया। ये नहीं कि मैं ऑब्सेस हो गया अपने आप से ना, पर मेरे को एहसास हुआ कि भाई मेरे में कितना दम है, मेरे में पावर कितनी है, उस बात का मेरे को एहसास हो गया। और मेरे को अपनी आवाज से प्यार हो गया। वही लड़का जो अपने आप को रोता था, अपनी आवाज भी वो चू नहीं कर पा रहा था मुंह से। मेरा दुनिया में सबसे छोटा नाम है अली, ALI। कोई मेरा नाम पूछ ले, हे शर्मा के मैं पानी पानी, नाम बताने में शर्म। और आज वही लड़का जो बचपन में बोल नहीं पाता था, आपके सामने बैठ के बात कर रहा है, और बड़े अच्छे अच्छे, आकाश दी शुक्रिया, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और लोग इंस्पायर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो एक बात कहते हैं ना, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, तो कमाल ही किया आपने। और आपने रिजेक्शन की बात की मेजर साहब, अभी रिजेक्शन से आप अक्सर एक टर्म का भी इस्तेमाल करते हैं, कॉन्क्वेर योरसेल्फ। बुद्धा हूँ, दोस्तों बस की हूँ, तमाम जो हमारे विचारक हैं, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है। क्या इसके मायने हैं, कॉन्क्वेर योरसेल्फ, हाउ टू कॉन्क्वेर योरसेल्फ? भाई इसमें सबसे पहले तो हमको अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए। जब तक हम अपने आप को नहीं चाहेंगे कोई दूसरा, जब तक हम अपने आप की खुद की इज्जत नहीं करेंगे, कोई दूसरा हमारी इज्जत कैसे करेगा। अपने आप पे पहले काबू होना चाहिए। जब अपने आप पे काबू है तभी आप अपने आप को कॉन्कर कर पाएंगे। और कैसे कॉन्कर करेंगे? मनोबल से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने विश्वास से। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अगर हमें यकीन है, एंड द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, अगर हमें दिख रहा है कि ऐसा ऐसा होएगा, और हमको यकीन है कि ऐसा होने वाला जरूर होएगा, पक्का होएगा, मगर उससे पहले हमको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। जब तक अपने आप पे आप विश्वास नहीं करोगे, दूसरे भी आप पे विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने स्पिरिट्स ऊंचे रखिए, आप कभी उदास मत हो।
भाई मेरी फर्स्ट कजन है, मेरी सिस्टर, अभी आईसीयू में जिंदगी मौत से लड़ रही है अभी इस टाइम पे। लेकिन अब बताइए, अगर कोई मेरे को गारंटी दे दे कि मैं बैठ के रोऊं और फिक्र करूं, क्या उससे वो ठीक हो जाएंगी? हम तो बस दुआ कर सकते हैं ना भाई दोस्तों, बाकी डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। हम बस एक पॉजिटिव वाइब्स वहां पे दे सकते हैं, और अगर मैं रोने बैठ जाऊं तो मैं पॉजिटिविटी नहीं नेगेटिविटी फैलाऊंगा। मेरे खुद के बचपन के साथी मैंने खो दिए इस कोरोना काल में, बचपन के बहुत ही करीबी, बहुत ही अजीज। क्या कर सकते हैं भाई? जैसे मैंने बोला, जो आया है उसको जाना है। हम सब मेहमान हैं दुनिया में भाई, हम सब मेहमान हैं। हम मान ले, कबूल कर ले इस बात को। कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज की, किसी भी चीज की। तो दिल में जो है बस कर डालो, और अभी नहीं तो कभी नहीं, जो दिल में है कर डालो। ये भाई साहब जो ये देख रहे हैं, हाँ ये लाल शर्ट में, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, मन में मैंने कल्पना कर रहा हूं है? अगर आपको मैडम को प्रपोज करना है, नहीं चंद्रकांता जी तो दीपक जी हैं ऑलरेडी, नहीं किसी और को, तो आप कर डालिए, अभी अभी करिए। किसी को जो बोलना है, इफ यू लव समवन शो इट, एक्सप्रेस योरसेल्फ। हमको एक्टर बनना है, बनिए। कौन रोक रहा है आपको? जो सिर्फ रोक रहा है वो सिर्फ आप है। अपनी वीडियो निकालिए फोन से, यूट्यूब में डालिए, और अगर वीडियो में दम होएगा तो वो वायरल भी होंगे। कौन रोक रहा है? रोक आप खुद अपने आप को रोक रहे हैं, और कुछ नहीं। आपको एक्टर महेश भट्ट या विदु विनोद चोपड़ा या संजय लीला बंसाली नहीं बनाएगा, आपको खुद बनना पड़ेगा। लो वीडियो और निकालो, लो मोबाइल निकालो वीडियो। कौन रोक रहा है? रोका है किसी ने? कोई रोक टोक है? पैसे लग रहे हैं ना? ये सब बहाने हैं दोस्तों, ये सब बहाने हैं। बहाने मत ढूंढिए, जो करना है कर डालिए। जी देखिए दोस्तों, जो भी हमारे आज ऑडियंस हमसे जुड़े हैं, जो भी दर्शक हमें सुन पा रहे हैं इस समय, श्रोता जो हमें सुन पा रहे हैं, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है, जैसा कि मेजर अली को आपने सुना, ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। मेजर अली की सिस्टर खुद आईसीयू में हैं, उनके बहुत सारे दोस्त या जो प्रियजन थे छोड़कर चले गए कोरोना के समय में। ऐसा ही हम सभी के साथ हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स कोई हॉस्पिटलाइज हैं, कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। दुआएं अपना काम करेंगी, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, और हमें अपना काम करते रहना है। वो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। तो बिल्कुल उदास, निराश और हताश होने की एकदम जरूरत नहीं है। आप कॉन्क्वर योरसेल्फ, जैसा मेजर साहब ने अभी बताया, अपने भीतर का जो आत्मबल है उसे पहचानिए, खुद को फाइंड आउट कीजिए। और सभी लोग लड़ रहे हैं और आप भी लड़िए इन चीजों से। एक वक्त होगा जब कोरोना नहीं रहेगा और हम वापस अपनी उस दुनिया में लौटेंगे, अपनी रूटीन में लौटेंगे। लेकिन उदास होने की और निराश होने की एकदम जरूरत नहीं है। मेजर, आपकी फिल्म लाइफ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आर्मी से फिल्मों पर किस तरह से शिफ्ट हुआ? जी देखिए, मैं प्रभावित रहा हूं बचपन से अपने वालिद साहब से जो फौज में थे, और उनके छोटे भाई हैं, वो एक्टर हैं, मिस्टर नसीरुद्दीन शाह साहब, मेरे फादर के सगे भाई हैं, इनके छोटे भाई चाचा हैं। तो उनकी जिंदगी में दोनों अपने अपने फील्ड में आइकन है, पिलर्स हैं। इन दोनों की जिंदगियां मैं देख के पला बड़ा हुआ, और मैं बचपन में ही फैसला कर दिया था कि मैं और इनकी तरह भी बनना है। आपको दोनों चीजें तो दुनिया में मिल नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती भाई? मैं साबित कर दिया ना। मैं फौज में भी गया, मैंने नसीर साहब के साथ फिल्म में भी काम करा, स्टेज पे भी काम करा, टॉम वॉल्टर साहब के साथ काम करा, ओमपुरी जी ने मेरे को कुछ आवाज के ऊपर एक्सरसाइज भी सिखाई। तो मेरे टीचर्स ऐसे हुए हैं कि जो आदमी अपना काम जानता है वो जिंदगी में, दुनिया में कभी धोखा नहीं खाता। और मैंने सोचा, मेरा दाखिला नहीं हुआ था एनएसडी में, राष्ट्रीय ड्रामा में, सन 2001 में और 2002 में
सन 2001 में जब मैं ट्राई करा था, कोशिश करा था एंट्रेंस टेस्ट में, तब मेरे साथ मशहूर एक्टर अब जो है पंकज त्रिपाठी साहब, वो मेरे बहुत ही अजीज, बहुत ही पुराने दोस्त हैं उस टाइम से। तो पंकज त्रिपाठी और मैं, हम साथ में थे, एक ही ग्रुप में थे, और पंकज का दाखिला हो गया था, मेरा नहीं हुआ था। और मैंने उसी टाइम कहा था, पंकज भाई आप बहुत नाम कमाने वाले हो और आप बहुत तगड़े एक्टर हो, आप मंजे कलाकार हो। और उन्होंने वही दुआएं मेरे लिए दी थी, कहा था नहीं आपके लिए भी वो बात है। मैंने कहा पता नहीं, मगर गले मिले। और देखिए होता यूं है कि 2002 में फिर मैंने फिर से ट्राई किया, तो मैंने गया फौज में शॉर्ट सर्विस कमीशन करने के लिए, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जैसे इजराइल हो गया, सिंगापुर, कोरिया, वहां पे तो मजबूरन कंपलसरी है ही है, आपको कम से कम कुछ चंद एक साल तो फौज में देने ही देने हैं। और हमारे देश में इस टाइम पे अभी कमी क्या है? अनुशासन की, डिसिप्लिन की। माफ कीजिएगा दोस्तों, आप भी कबूल करेंगे कि एज इंडियंस वी लैक डिसिप्लिन। मेरे फादर ने मेरे को कहा था कि जब से वो पैदा हुए हैं तब से लेके अब ऐसा दिन नहीं हुआ जब उनने सुबह का उठता हुआ सूरज नहीं देखा हो, अर्ली मॉर्निंग। उसे फायदा क्या होता है कि आपको कुछ चंद और घंटे बाकियों से ज्यादा मिल जाते हैं और आपको हेड स्टार्ट मिलती है। दैट इज डिसिप्लिन। आप देख लीजिए, जितने भी लोग हैं सुबह उठते हैं जल्दी, जो भी कामयाब लोग हैं, केवल मेहनत के अलावा नहीं, वो सुबह जल्दी उठते हैं। क्यों? हम लोग रात के 12-2 बजे सोएंगे, नेटफ्लिक्स भी देखेंगे, यूट्यूब भी देखेंगे, व्हाट्सएप भी करेंगे, और सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे? सुबह उठते ही अपना मोबाइल देखेंगे। अरे कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आए, कितने शेयर हुए, कितने लोगों ने मैसेज करा है। भाई अपना काम मत रोकिए साहब, सोशल मीडिया के चक्कर में केवल मत पड़िए। हाँ जरूरी है, करिए, अच्छा अच्छी बात है, करिए, लेकिन प्रोडक्टिवली करिए, मीनिंगफुल चीजें डालिए, लोगों को फायदा हो, एक सोसाइटी में एक मैसेज पहुंचे। जी, मेजर साहब, आपकी एक शॉर्ट फिल्म भी आई थी रुफियान नाम से। मैंने अभी तक उसको देखी नहीं है, लेकिन पढ़ा है उसके बारे में, बहुत अच्छे क्रिटिक्स उसको मिले थे। और दिल्ली इंटरनेशनल एक फंक्शन हुआ था सिनेमा पर, वहां पर उसे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी आपको किया गया। क्या थीम था पिक्चर का, और क्या खुशी आपको उस समय मिली जब अनाउंस हुआ कि बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए आपको? भाई बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि जब मेरा एनएसडी में दाखिला नहीं हुआ 2 महीने, और आज की तारीख में वही लड़का जिसका एनएसडी में दाखिला नहीं हुआ था, वो सुभाष घई का फिल्म स्कूल है बंबई में, व्हिस्टलिंग वुड्स इंटरनेशनल, वहां पे एक्टिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी है। अभी कोरोना काल में तो हमारी क्लास ऑनलाइन हुई थी, और सलमान खान के साथ बजरंगी भाईजान में, विशाल भारद्वाज के साथ हैदर में, इरफान भाई थे, इरफान खान, के मेनन, टाबू, शाहिद कपूर, मंजे में कलाकारों के साथ काम कर, नसीर साहब के साथ मैंने द टैशकिन फाइल्स में काम किया। उसमें एक ही स्क्रीन पे मिथुन चक्रवर्ती साहब, नसीर साहब और मैं है। और वो साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे है वो पूरे सीन्स। और रफियन तो हुई थी, तो उसमें सन 2016 में मेरे को 16 बेस्ट एक्टर अवार्ड मिले, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे, प्रयाग में, इलाहाबाद में, अलीगढ़ में, ऑस्ट्रेलिया में 2 अवार्ड, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर, तो कई सारे अवार्ड्स मिले। खुशी बहुत हुई कि भाई जहां पे हम गिरे थे, एनएसडी में दाखिला नहीं हुआ था 2 मरतबा, मनोज बाजपेयी का नहीं हुआ था भाई 3 बार एनएसडी में। क्या इसका ये मतलब हुआ कि वो कम कलाकार है? नहीं, देख लीजिए आप, नेशनल अवार्ड जीत गए वो। तो मेरा ऐसा मानना है, जब हम गिरते हैं ना दोस्तों, गिरने के बाद जो हमको सफलता प्राप्त होती है वो और मीठी होती है। उसके गिरना बहुत जरूरी है। अगर हम प्यासे हैं तब पानी पिएंगे तो और मजा आएगा, वो पानी हमको मीठा लगेगा। हम प्यासे ही नहीं है, हमको शरबत भी पिला दो, हमको शरबत का भी मजा नहीं आएगा। ताशकंद फाइल्स में नसीर साहब को आमने सामने उनके होना कैसा फील हुआ? बहुत कभी नर्वसनेस कुछ लगी? किस तरह से एक्ट कर सके नसीर साहब के सामने, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं, एक आइकॉन माने जाते हैं हिंदी सिनेमा में। कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? मैं अगर ईमानदारी की बात बताऊं कि उनके वो मेरे गुरु है, मेरे टीचर रह चुके हैं और मैं उनके शिष्य रह चुका हूँ, वो मेरे मेंटोर हैं।
तो जब उन्होंने हमको ट्रेनिंग दी थी थिएटर की सन 2001 में एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जहां मेरा दाखिला नहीं हुआ था, वहां पे रणदीप हुड्डा, शाहिद कपूर और मैं, हम एक ही क्लास में थे और एनएसडी के एनरोल स्टूडेंट थे, मगर नसीर साहब वर्कशॉप कर रहे थे, उनकी क्लास में हम सब साथ में थे। शाहिद कपूर और रणदीप हुड्डा तो बंबई आए और स्टार बन गए, और मैं फौज में गया और अपनी वर्दी पे मैंने स्टार कमाए। तो नसीर साहब की जो टीचिंग है वो ये है कि आप ये मत सोचिए कि मैं अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान के आगे या नसीरुद्दीन शाह के आगे खड़ा होके एक्टिंग कर रहा हूं ना, आप वो किरदार हैं और आप उस किरदार के साथ बात कर रहे हैं। बस मैंने समझा कि मैं वो किरदार हूं, आदित्य सिंह जी और नसीर साहब वो किरदार हैं, तो एक किरदार उस किरदार से बस बातें कर रहा था बस। और उनको देख के जब आप एक अच्छे किरदार के साथ एक्टिंग करते हैं, आपके ट्रू रिएक्शंस, ट्रू इमोशंस, ट्रू एक्सप्रेशंस रियल लाइफ के रियल में निकलते हैं। आपको पिंग पोंग टेबल टेनिस की तरह है या बैडमिंटन की तरह है, गिव एंड टेक, आपको एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी वापस आती है, एनर्जी देते हैं वापस आती है। आपको अगर खेलना नहीं आता, आप मजा नहीं आएगा ना, आप मारे हो अच्छे शॉट, वो बंदा रिटर्न नहीं कर पा रहा है। तो जब आप एक अच्छे कलाकार के साथ आमने सामने करते हैं तो वही एनर्जी बड़ी अच्छी लगती है। और वैसे तो बड़ा मजा आया था, मतलब सीखने को बहुत मिला। तो जिन लोगों से मैं सीखा, लाइक तिग्मांशु धुलिया, हेलो सलेश भाई, थैंक यू वेरी मच। तिग्मांशु धुलिया ने यारा बनाई है, Z5 पे है, वो पैंडेमिक में 2 फिल्में रिलीज हुई मेरी, Z5 पे है यारा। श्रुति हासन है, विद्युत जामवाल, अमित साध, विजय वर्मा, मैं, हम लोग लीड कास्ट में है इसके। और सोनी लिव पे है अवरोध, एपिसोड 5 के बाद मेरी एंट्री है, मैं एक पैरा कमांडो बना हूं, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर है, जो बॉर्डर सरहद के उस पार जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए। तो इस पैंडेमिक में ही आप देख लीजिए, बहुत जहां पे लोग रोते हैं कि हमारा काम रुक गया, हम वेट कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं जब ये पैंडेमिक खत्म होएगा, वहीं पे ही मैंने इस पैंडेमिक में दुनिया भर में मेरा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से मेरा सर्टिफिकेट भी आया था। मैंने दुनिया वेबिनार करे हैं, सबसे ज्यादा टॉक्स दिए हैं, ऑनलाइन मोटिवेशन टॉक्स, ऑनलाइन थिएटर, ऑनलाइन फिल्में, अब एक ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग अकेडमी भी है मेरी, जहां पे मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन लोगों को सिखाता हूं। उसमें टेलीविजन के एंकर्स भी हैं, ब्यूटी पिजेंट विनर्स हैं जो मिसेस यूनिवर्स रह चुके हैं, मशहूर कलाकार हैं, एक्टर हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, हम सब साथ में ट्रेनिंग लेते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उनको सिखाता हूं, कोई आपको सिखा नहीं सकता दोस्तों, सीखना तो आपको खुद है। आप दुनिया में सबसे बेहतरीन से बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर को ले आइए मेरे सामने, वो आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा या मैं आपको मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा जिस तरीके से आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर पाए। तो सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन मोटिवेटर तो हम खुद हैं। कहते ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हम इसीलिए अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते। वो सही कह रहे हैं, अपने आप पे यकीन रखिए ना, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आप बहुत अच्छे हैं दोस्तों, आप, हम सब के सब बहुत अच्छे हैं। हम उदास हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, ह्यूमन रिएक्शन है, इतना भी मत उदास हो जाइए कि अपने आप को आप खो दें उसमें। मैंने जिंदगी में जितने भी सपने देखे हैं, कमलेश भाई शुक्रिया, आपको भी सुप्रभात कमलेश भाई, मैंने दुनिया में जितने भी सपने देखे हैं सबको मैंने स्वीकार किया है, सबको। ऑल माई ड्रीम्स आई हैव नॉट सेड दे हैव कम ट्रू, आई विल से आई हैव मेड देम कम ट्रू। उनको मैंने हकीकत में बदला है। चाहे वो, मैं सपना में देखा है कि मैं एक प्राइवेट जहाज में जा रहा हूं बिजनेस करने के लिए, और मैं गया, हकीकत में गया, जहां पे केवल पायलट, एयर होस्टेस और मैं, 7 सीट छोटे जहाज में हम बंबई से बैंगलोर उड़ते हुए गए, मैंने टॉक दिया, वापस आए। HDFC लाइफ इंश्योरेंस जैसी बड़ी कंपनी ने मेरे को एक स्पीकिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए रुपए का चेक दिया जो मेरे को मिला, तो उससे मैं ब्रैकेट में आ गया, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एंड टॉप मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द कंट्री। अब वो मैं तो नहीं जानता कि भाई टॉप मोस्ट हूं कि नहीं हूं, मगर हाँ इतना जरूर है कि मैंने अपने काम को कभी काम नहीं माना है, उसको अपना पैशन माना है, जुनून है मेरे को, जज्बा है। और क्योंकि मेरे को अपना काम करने में मजा आता है,
लोगों को मेरा काम देखने में मजा आता है। अगर मेरे को अपना काम करने में मजा ना आए, बस काम है, बस काम की तरह करूं, नहीं कर पाऊंगा, और लोगों को मजा नहीं आएगा वो काम देखने में। जी मेजर, हमारी जितना भी ऑडियंस अभी आपको सुन रही है, मुझे लगता है वो अब तक जान चुके होंगे कि मेजर मोहम्मद अली शाह क्या बला हैं। कितने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं चाहती तो शुरू में ही आपका इंट्रोडक्शन टेडेक्स या मोटिवेशनल स्पीकर या एज एन एक्टर या नसीर साहब के भतीजे के तौर पर दे सकती थी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप, कहते हैं ना कुछ लोग अपना आइडेंटिटी, अपना परिचय अपने आप ही होते हैं, उनकी बातें ही उनका परिचय होती हैं। तो मैं नसीर साहब का नाम लाकर या टेडेक्स का नाम शुरू में लाकर उस परिचय को छोटा नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोग आपको सुने और फिर जाने कि भाई मेजर अली शाह साहब क्या चीज हैं। तो ये हैं मेजर अली, जो इतनी अच्छी मोमेंट्स लाइफ के हमें शेयर कर रहे हैं, इतने इंस्पिरेशनल बातें बता रहे हैं। मेजर साहब, यारा में भी आपका जो रोल है बहुत अच्छे उसे क्रिटिक्स मिले हैं, और उसके पीछे की तैयारी क्या रही? बहुत शायद मेहनत करनी पड़ी आपको उस भूमिका के लिए। जी चंद्रकांत जी, मैं Z5 पे यारा है, उसके लिए मैं अपनी दाढ़ी उगाई 2 साल, केश उगाए 2-2.5 साल। 6 मीटर की पगड़ी होती है ना, वो खुद बांधनी सीखी मैंने, कैसे बांधते हैं। मैं गोल्डन टेम्पल अमृतसर में रहा, सुबह को झाड़ू पोछा, बर्तन, हाथ में कड़ा डाल दिया। पंजाबी बोलनी सीखी, ठेठ पंजाबी है। मैं यूपी का भैया हूँ, पंजाबी हम पंजाब से नहीं है। लेकिन इस आज परावे कर ले रही है, आज किताबा नहीं देना कुछ, आए वर्दिया नाल गल करन दी अकल होनी चाहिए है। आज गुरुवार मुड़ के नहीं रखता कर। तो एक ठेठ पंजाबी सीखी। लोगों ने बोला इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो भाई, तुम हिंदी में बोलोगे, हिंदी फिल्म है। हाँ हिंदी फिल्म है, और बाल क्यों गा रहे हो, दाढ़ी भी चिपका देना भाई। जब तक मेरे को यकीन नहीं आएगा कि मैं अली नहीं जसजीत सिंह हूं, तो मैं औरों को कैसे यकीन दिला पाऊंगा कि मैं अली नहीं जसजीत सिंह हूं। तो मैंने कहा ये गेम चेंजर होगा मेरे लिए। तो जब मैं अमृतसर में था तो बोरी भारी चावल, दाल, आटा, शक्कर की बोरियां लाके स्टोर रूम में रखना, मजदूरी। एक्टिंग ना दरअसल बहुत ही नॉन ग्लैमरस प्रोफेशन है दोस्तों, मजदूरी का काम है। बहुत लोग सोचते हैं भाई अच्छे दिख गए, स्टाइल मार दिया, बन गया एक्टर। ना, क्राफ्ट्समैन, कलाकार। एक कहानी है जहां पे एक आदमी घुसता है एक स्कल्पटर के चेंबर में। वो स्कल्पटर मूर्ति बना रहा होता है। तो एक आदमी घुसता है, वो एंट्रेंस पे उसको बड़ी खूबसूरत हंसी मूर्ति नजर, अंदर जाता है, देखता है जो मूर्ति बनाने वाला है वो वैसे ही हूबहू वैसे ही मूर्ति बना रहा है, वैसी। तो बोलता है भाई इतनी अच्छी मूर्ति बना रहे हो, वो मूर्ति आप मेरे को दे दो, मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगा। कहते नहीं, उस मूर्ति को मैं तोड़ के फेंकूंगा। क्यों? उसमें खराबी है, खामी है, कमी है। क्या कमी है भाई? उसके बाएं कान के पीछे गलती से एक सफेद चंद्र बिंदी आ गई है, जो कि वहां पे नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, देखता है कोई चंद्र बिंदी नजर नहीं आती, कोई खामी, कोई गलती, कोई कमी कोई नजर नहीं आती। नहीं, इसमें तो कोई खामी नहीं है। हाँ, आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि मैंने बनाई है तो मुझे नजर आती है वो। और जब तक वो मेरे को नजर आ रही है, मैं वो किसी को मैं बेचना दूर की बात, भेंट भी नहीं करूंगा, मैं उसको तोड़ के फेंकूंगा। ये होती है परफेक्शन, ये होती है ईमानदारी, ये होती है इंटीग्रिटी, बीइंग ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ व्हेन नो वन एल्स इज वाचिंग यू। और जब तक एक कलाकार ईमानदार नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है, एक अच्छा कलाकार बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान होने की बहुत जरूरत है। और जब तक आप अपने प्रति सच्चे और ईमानदार नहीं होंगे, आप वो रोल भी बखूबी ईमानदारी और सच्चाई से नहीं निभा पाएंगे। तो ऐसा मेरा मानना है, और यही वजह है कि मैं जितने भी रोल, चाहे हैदर हो, चाहे बजरंगी भाईजान हो, चाहे यारा हो, चाहे टैशकिन फाइल्स हो, चाहे वोट का डायरीज हो, मैं जो भी रोल करे हैं, अलग अलग गेटअप झांकने की कोशिश नहीं करी कि लोग मेरे को जाने पहचाने। कहते हैं ना कि हर कोई कलाकार चाहेगा ताली, या लोग उसको देख रहे हैं, अरे ये रहा मोहम्मद अली शाह, अरे ये शक्ल पहचानी भी है ना। मैं
चाहता हूं कि अपना काम पूरी ईमानदारी सच्चाई से करूं, बस बाकी चीजें अपना पाएंगी। जी मेजर, और मुझे जो सबसे अच्छी बात आपको जानने के दौरान, पिछले काफी दिनों से मैं आपको पढ़ रही थी, सुन रही थी, इंटरव्यू करना था, जाहिर सी बात है, तो हमारा भी इंटरव्यू होता है, साथ में इंटरव्यूअर का भी इंटरव्यू होता है। और इस दौरान जो मुझे सबसे अच्छी जो चीज आपकी लगी कि कहीं भी नसीर साहब का नाम बार बार नहीं, एक बैसाखी की तरह आपके साथ नहीं जुड़ा। तो इससे ये पता चलता है कि एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है आपकी, एक इतनी बड़ी शख्सियत देश की, जिन्होंने तमाम अच्छे किरदार हिंदी सिनेमा को दिए हैं, और उनके साथ होने के बावजूद अपना एक मकाम बनाना, ये मुझे लगता है आप थोड़ा सा क्लियर भी कर दें कि क्या कभी ऐसा हुआ कि अप्रोच कहीं लगा हो, कहीं सिफारिश गई हो नसीर साहब की, या सच में आपने सब अपने ही बलबूते पर किया? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत ही अच्छे सवाल के माध्यम से मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, आज की तारीख में बहुत चर्चा है, फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म होता है, फेवरेटिज्म होता है, अपने लोगों को ही आगे बढ़ाया जाता है। भाई सन 2001 में जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मंडी हाउस दिल्ली में ट्राई करा था, तब मेरे सगे चाचा, कजन भी नहीं, सगे चाचा नसीर साहब एनएसडी में बोर्ड पे थे। वो वहां पे विजिटिंग फैकल्टी थे, लेकिन मेरा दाखिला वहां पे नहीं हुआ। नेपो ये टर्म 17 सेंचुरी के, मिड 17 सेंचुरी के इटली से शुरू हुआ था, जहां के जो पादरी लोग थे, फादर, बिशप्स, प्रीस्ट, पुजारी, जिन्होंने कहा था हम ब्रह्मचारी रहेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। तो उनकी जो प्राइस पोजेशंस थे, वो जाहिर सी बात है उनके बाद किसको हवाले करें? उनके भतीजों को, उनके नेफ्यू को। तो नेपोटो, नेपोटो इटालियन में बोलते हैं नेफ्यू को, वहां से नेपोटिज्म टर्म कॉइन हुआ था। अब अगर नेपोटिज्म होता तारीख में, हम उनकी बैसाखी, थैंक यू प्रदीप जी, उनकी नसीर साहब के कंधों पे चढ़कर स्ट्रगल कर रहे होते, उनके नाम को इस्तेमाल कर रहे होते, हमें काम मिल रहा होता। जैसे आपने बहुत दुरुस्त फरमाया, कभी नसीर साहब तो दूर की बात, जब मैं फौज में था, मेरे फादर जनरल साहब थे फौज में, मैं भी फौज में था, मैं लेफ्टिनेंट बना, फिर कैप्टन बना, फिर मेजर बना, और जब लेफ्टिनेंट बना तो मेरे फादर ने ही रैंक लगाई थी मेरे को। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे फादर ने मेरे कमांडिंग ऑफिसर को या ब्रिगेड कमांडर को या जीओसी को फोन किया हो, या मेरे फादर खुद मेरे बॉस रह चुके थे 1 साल, उन्हें तो बल्कि मेरे को डंडा ही दिया, सिफारिश और दूर की बात। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर हमने खुद में वो बात है, वो दम है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको हमारे लक्ष्य से पहुंचने में नहीं रोक सकती। और अगर हमारे में दम नहीं है, तो आप किसी के भी बेटे, बेटी, भतीजे, भतीजी, भांजे, भांजी, कुछ भी हो, जानने वाले कुछ भी हो, आप बात नहीं होगी। तो वो बात है भाई, अगर हमें एक काम आता है, फर्ज करिए मेरे को वैक्यूम क्लीनिंग नहीं आती है मेरे को, हाँ, और आप मेरे को चाबी दे दे, इस कमरे में घुस के वैक्यूम क्लीनिंग कर देना बेटा, चाबी तो मिल गई मेरे को, मैं चाबी, कमरा भी खोल दिया, रूम में घुस गया, अब वैक्यूम क्लीनिंग नहीं आती मेरे को, तो मैं कैसे वैक्यूम क्लीनिंग करूंगा? अब वैक्यूम क्लीनिंग मेरे को आती है, मगर कमरा बंद है, भाई चाबी लगी हुई है, ताला बंद है, मैं कमरे में घुस ही नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूंगा अपनी वैक्यूम क्लीनिंग का, उस कला का? तो वो होता है कि हाँ, अबे शायद खुल जाए आपके लिए शुरुआत में, उसके बाद अगर आपको काम नहीं आएगा तो आप फिर से जाओगे। जब मैं हैदर में एक्टिंग करी, मैंने हैदर को 5 नेशनल अवार्ड मिले। जब हम हैदर की स्पेशल स्क्रीनिंग देख रहे थे स्क्रीन पे, तो मेरे बाजू में जो साहब बैठे थे, जब मैं 70 mm पे आया, इतना क्लोजअप है, पूरा शॉट मेरा, मैं बोलता हूँ, नो मिलिटेंट डेड और अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ, पार्टी लॉर्ड रेड फायर, और हम हैदर के घर को उड़ा देते हैं शुरुआत में, उड़ा देते। मैं जब मैं आया वैसा, ये जो एक्टर आए हैं, ये कौन साहब है? उन्होंने बड़े गौर से देखा, बोला, और हालांकि मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, कहते हैं पहले कभी देखा नहीं, कोई नए एक्टर आए हैं शायद, लेकिन काम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था। जब मैं यारा की डबिंग करने गया, तो यारा में दाढ़ी, पगड़ी, केश अलग ही लहदा था मेरा।
अब जब मैं डबिंग करने गया तो मैं क्लीन शेवन, छोटे बाल, नॉर्मल अली बन के गया। तो जो डबिंग डायरेक्टर थे उनको लगा कि जसजीत सिंह की डबिंग, कोई प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट आया है अली के नाम से। क्यों भाई, जसजीत क्यों नहीं आया? मैं सर वो मैं ही हूं। वो तुम हो? नहीं सर, नहीं, हाँ सर वो मैं ही हूं। तो उसको मैं मानता हूं कॉम्प्लीमेंट। ये नहीं कि साहब आपको हम जानते हैं, मैं आपका बड़ा फैन हूं और ये हूं फलाना ढमकाना हूं। भाई पहली बात तो अभी मेरे को मैसेज आते हैं फेसबुक पे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत की बात बता रहा हूं। मैं बिल्कुल, आप गलत मत समझेगा, शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, कि मेरे को दिन में कम से कम मेरे को 1000 से ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं फेसबुक के रोज आना। और अब मुश्किल बन जाता है कि हर एक मैसेज को जवाब देना या हर एक, और मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट आगे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता हूं मैं। तो उसको मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं मानता हूं। मैं कॉम्प्लीमेंट इसको मानता हूं कि लोग बोलते हैं अरे तुम उस फिल्म में थे, कहां थे भाई? जबकि बहुत ही अहम किरदार था मेरा उस फिल्म में, और जब मैं बताता हूं कि वो किरदार मेरा था, हाँ अरे हाँ याद आ गया भाई, तुम तो बहुत अलग लिखते हो। तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक किरदार का एज अ क्राफ्ट्समैन, एक कलाकार की तरह अपनी कला आपने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से आपने उतार दी, बस। जी मेजर, एक और कॉम्प्लीमेंट आपके लिए मेरे पास आज है। आज सुबह जब हम लोग उठे तो अचानक से मॉर्निंग हुई ही थी और दीपक ने मुझे बताया कि अरे वो याद है हैदर में भी थे वो। तो वो जो शूट वाला सीन है, फायर वाला, क्योंकि हम अक्सर बहुत जो हमारे पसंदीदा सीन होते हैं, हैदर तो वैसे भी एक माइलस्टोन फिल्म है, विशाल भारद्वाज ने कमाल का डायरेक्शन किया है, कमाल की फिल्म है, सभी की एक्टिंग भी बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब है। तो वो जो फायर वाला सीन था याद आया, तो हम पलंग पे लेटे हुए ही दिन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई, फटाफट जाके यूट्यूब किया, सर्च किया वो सीन, आप ही के यूट्यूब प्रोफाइल पर मुझे वो सीन मिला और हमने फिर से उसे देखा सीन को और पूरा वो सीन चल रहा था, तब मैंने रिकॉग्नाइज किया अरे ये तो मेजर साहब है। तो मुझे लगता है हम लोग बिना ये जाने भी कि इसे मोहम्मद अली शाह ने प्ले किया है, हम उसे अक्सर देखते थे, हम वो जो विजुअल है वो वाला। तो ये कॉम्प्लीमेंट हमारी तरफ से भी कि वो वाकई एक लाजवाब मोमेंट है, लाजवाब सीन है, जो फायर बोलते ही और जब वो हट जो है उड़ जाता है, और आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है उस समय और जो कैमरा आप पर फोकस होता है वो वाकई देखने लायक है। तो मेजर साहब, नसीर साहब ने मिर्जा गालिब में भूमिका की थी, वो भी अपने आप में एक माइलस्टोन है, उन्होंने हमेशा के लिए उस किरदार को अमर कर दिया। फिलहाल आपसे मिर्जा गालिब साहब का कुछ हम सुनना चाहेंगे, उनकी कोई शायरी, कुछ पंक्तियां जरूर जो जरूर आपकी पसंद हो। जरूर। ये मिर्जा गालिब दरअसल सन 1857 में, जब मेरठ म्यूटनी हुई थी, उसी साल में बहादुर शाह जफर के कोर्ट के टाइम पे वो और उनके जो उस्ताद थे नवाब हसन जौख, उनकी अक्सर जुगलबंदी वहां पे चलती थी। तो मिर्जा गालिब अपनी शेर शायरी से तो मशहूर ही हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो अपने टाइम पे खत, खुतूत यानी कि प्लूरल फॉर खत लिखते थे। जैसे आज की तारीख में हम व्हाट्सएप करते हैं, ये यहाँ पे मैडम, आप नहीं, ये मैडम जो है वो बैठ के ये व्हाट्सएप भी कर रही हैं और देख भी रही हैं, हाँ आप मुस्कुराई देख के। जी ये आपसे ही बात कर रहा हूँ। तो वो उस टाइम पे व्हाट्सएप, नेपाल जी कैसे हैं भाई, मजा आ रहा है? अरे हमें बहुत मजा आ रहा है, आपके कमेंट देखे, शुक्रिया भाई। जितने आपके कमेंट्स आएंगे हमको एनर्जी मिलती है ना। अच्छा, तो व्हाट्सएप, बीबीएम, एसएमएस, ईमेल्स, ट्विटर, फेसबुक, इस तरीके से उनके लिए खत था। तो जो कई बार होता ना ऐसा, हमने व्हाट्सएप मैसेज भेजा, भाई मैंने चंद्रकांता जी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा या दीपक जी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, इनको दो, इन्हें देखा मैसेज, एग्जाम्पल पर्सनल मत लेगा, दो ब्लू टिक आ गए, मगर दीपक जी ने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। बुरा मान जाता है इंसान, पूरा दिन हमारा खराब हो जाता है, अरे यार उसने जवाब नहीं दिया, भाई बहुत ही एरोगेंट है, क्यों जवाब। मगर हम ये नहीं सोचते कि भाई बंदा ड्राइविंग कर रहा होगा, कुछ काम कर रहा होगा। आजकल तो कई कई घरों में मेड्स भी नहीं आती, तो हम मेड फॉर ईच अदर कपल बन गए। तो कपड़े धो रहा होगा या बर्तन धो रहा होगा या खाना ला रहा होगा या चाय ला रहा होगा, हम वो नहीं सोचते हैं। नहीं, हमने जवाब, हम
मैसेज किया, नहीं था वो बंदा, ऑनलाइन था, उसने मेरा मैसेज देख भी लिया होगा, लेकिन जवाब नहीं दिया भाई साहब। बुरा मानने की कोई बात नहीं है इसमें। बंदा आपको जवाब देगा, तस्वीर से जवाब देगा। तो मिर्जा गालिब साहब भी जब खत लिखते थे किसी को, अगर जवाब नहीं आया या अगर उनको कोई खत ना लिखे तो वो बुरा मान जाते थे। तो एक दिन वो रास्ते से जा रहे थे, उनके जो वाइफ है, उनकी जो एलिया है, उनके जो भतीजे हैं नवाब अलाई साहब, वो दिख गए रास्ते में। तो बोलते हैं, क्यों भाई आप खत नहीं लिखते, क्या बात है? तो नवाब अलाई शर्म से पानी पानी हो गया बिल्कुल। कहते हैं भाई दरअसल क्योंकि मिर्जा गालिब साहब कभी अपने घर में 4 से 6 महीने ज्यादा नहीं रहे, हमेशा किराए के मकान में रहे। उनका खुद का घर था, बली मरान में घर था उनका, निजी मकान, पर कभी अपने बली मरान में कभी रुके नहीं वो, तो हमेशा किराए के मकानों पे रहे वो वहीं पे जी। तो उन्होंने कहा भाई आपने अपना घर मस्कन बदल दिया होगा, इसलिए हमें आपका घर नहीं पता। तो गालिब साहब का बुरा मान जाते हैं, घर जाते हैं और एक खत लिखते हैं, नवाब अलाई को लिखते हैं, 50 बरस में रहता, हजारा खत अतराफ और जवानिब से आते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो मोहल्ला नहीं लिखते, सिर्फ शहर का नाम और मेरा नाम। भाई ये सब मरातिब तुम जानते हो और उन खुतूत को भी तुम देख चुके हो, और फिर मुझसे पूछते हो अपना नाम मस्कन बता। अगर मैं तुम्हारे नजदीक अमीर नहीं, ना सही अहले हरफा में से भी नहीं हूं, जब तक मोहल्ला और थाना ना लिखा जावे, हर कारा मेरा पता ना बताऊं। आप सिर्फ दहली लिखकर मेरा नाम लिख दिया कीजिए, खत पहुंचने का मैं जामिन। ये था कॉन्फिडेंस गालिब साहब। फिर जब उन पे बुरा वक्त आया तो वो लिखते हैं, फिर से दोबारा लिखते हैं, खत लिखते हैं नवाब अलाई को, मियां मैं बड़ी मुसीबत में हूं, महलसरा की दीवारें गिर गई, पखाना ढह गया है, तुम्हारी पुप्पी कहती है हाय दबी हाय मरे, दीवान खाने का हाल महलसरा से बदतर है, मरने से नहीं डरता, फुकदाने राहत से घबरा गया हूं। छत छलनी है, अब्र 2 घंटा बरसे तो छत 4 घंटे बरसती है। अगर तुमसे हो सके तो भाई से मुझको वो हवेली जहां मीर हसन रहते थे और कोठी में से वो बला खाना में दिलाने जहरी जो इलाही बख्श मरहूम का मस्कन था, मैं रहने को दिलवा दो। गालिब यकशंबा 27 जुलाई 1862। फिर वो लिखते हैं, अब मैं और 62 रुपये 60 आने कलेक्ट्री के, 100 रुपये रामपुर के, इनकम टैक्स जुदा, सूद जुदा, मूल जुदा, बीवी जुदा, बच्चे जुदा, चौकीदार जुदा, शागिर्द पेशा जुदा। तंग आ गया, गुजारा मुश्किल हो गया। सुबह की तबरीद मतरूख, चाश्त का गोश्त आधा, रात की शराब और गुलाब मौकूफ, 20-22 रुपया महीना बचा। यारों ने पूछा तबरीद और शराब कब तक ना पियोगे? जवाब दिया, वो ना पिलाएं। अरे जो ना पियोगे तो किस तरह जियोगे? जवाब दिया, जिस तरह वो जिलाएंगे। भाई महीना पूरा नहीं गुजरा था कि रामपुर से अलावा सवाई मुकर्ररी और रुपया आ गए। खैर हो, सुबह की तबरीद, रात की शराब जारी हो गई। गोश्त पूरा आने लगा। फिर जब दिल्ली में बदलाव आता है तो वो लिखते हैं, ऐ मेरी जान जहां तुम पैदा हुए हो, ये वो दिल्ली नहीं है जहां तुमने इल्म तहसील किया है, ये वो दिल्ली नहीं है जहां तुम शोबान बेग की हवेली में मुझसे पढ़ने आते थे, ये वो दिल्ली नहीं है जहां 7 बरस की उम्र से आता जाता हूं, ये वो दिल्ली नहीं है जहां 51 बरस से मुकीम हो। एक मिलिट्री कंप है। भाई उनके बहुत खतूत हैं जो प्रिजर्व हो चुके हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में, पार्ट ऑफ नेशनल ट्रेजर। भाई उनका आखिरी खत मैं सुनाता हूं आपको, बड़ा मजाहिया खत है ये, और ये खासतौर से इस पैंडेमिक में थोड़ा इनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए आप। उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे मिर्जा तफ्ता, उनकी अहलिया गुजर गई, तो वो ताजियत कंडोलेंस में उनको खत लिखते हैं, और ताजियत में क्या लिखते हैं सुनिए आप। चेस्ट उर्दू में शायद समझ में ना आए
क्योंकि मेरे को भी ये 20 मर्तबा पढ़ने के बाद समझ में आया था, तो मैं इसका तर्जुमा बताऊंगा आपको। वो लिखते हैं, गम ना खाओ, चुन्ना जान ना सही, मुन्ना जान सही, डोंट बी सैड, देयर इज प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी। समझ गए ना? जब मैं बहिश्त का तस्वुर करता हूं, जब मैं सोचता हूं, पहले मैं खत सुनाता हूं, सुनिए। जब मैं बहिश्त का तस्वुर करता हूं और सोचता हूं कि अगर मगफिरत हो गई, एक कसर मिला और एक हूर मिली, अकामत जावेदानी है, उसी नेक बख्त के साथ बखानी है, इस तस्वुर से जी घबराता है और कलेजा मुंह को आता है। हाय हाय वो हूर अजीरन हो जावेगी, तबीयत क्यों ना घबरावेगी। या होश में आओ, कहीं और दिल लगाओ। Now I'll explain the translation. This plenty of fish in the sea. जब मैं बहिश्त का तस्वुर करता हूं और सोचता हूं कि अगर मगफिरत हो गई, जब मैं फैंटाइज करता हूं, मैं सोचता हूं कि अगर दुनिया खत्म हो गई, जजमेंट डे, और मेरे को जन्नत मिल गई, मगफिरत, मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए गए और मैं जन्नत में चला गया हूं, एक कसर मिला और एक हूर मिली, कैसल, एक पैलेस, और एक हूर मिली, एक बड़ी, एक डैम, बड़ी खूबसूरत डैम, वहां पे हूर परी मिली, अकामत जावेदानी है, और उसी नेक वक्त के साथ जिंदगानी है। कोई दूसरी जिंदगी थोड़ी है इसमें, एक ही जिंदगानी है। तो मैं बोर हो जाऊंगा वहां पे इस कि भाई कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, हेयर आफ्टर, एक ही जिंदगानी है, वो भी इतने अच्छे पैलेस में, कैस कसर में, और इतनी खूबसूरत हूर के साथ, फिर भी मैं बोर हो जाऊंगा। इस तस्वुर से जी घबराता है और कलेजा मुंह को आता है। हाय हाय वो हूर अजीरन हो जावेगी। इन उर्दू मीन्स इनटॉलरेबल। इवन दो शी इज अ हूर, वो इतनी खूबसूरत है, उसके बावजूद भी मैं घबराऊंगा। मियाँ होश में आओ, आपकी एहलिया तो आपको छोड़ के खुदा को प्यारी हो गई है, तो कहीं और दिल लगाओ भाई, तुम्हारी किस्मत खुल गई है मतलब। तो ऐसा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था बेसिकली, मजाहिया तरीके से उन्होंने वो ताज़ियत खत लिखा था। तो गालिब साहब अद्भुत लिखा, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने ही लूटा खैर, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मेरे अरमा बहुत, लेकिन फिर भी कम निकले। और जैसे कि आपने शुरुआत में फरमाया था, मोहम्मद अल्लामा इकबाल का शेर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मजरूर सुल्तानपुरी ने भी खूब कहा था, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कहानी आपके लिए है, ये चंद्रकांता जी और दीपक भाई के लिए, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। जी मेजर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो इतनी बुलंद आवाज सुनकर अभी क्षण भर के लिए लगा फॉर द मोमेंट कि हम लोग बैटल फील्ड में कहीं आ गए हैं और बैटल फील्ड में करें। मेजर, मेरे पास थोड़ी सी और बातें थी करने के लिए अगर जी कविता है बोल, वो सुनिए। वो लिखते हैं, उन्होंने कई कविता लिखी है, आज बाजार में और हम देखेंगे, और कई लिखे। छोटी वाली नज़म है, बोल बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बान अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है। अंगार की दुकान में टुन है शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफरों के दाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल ये वक्त बहुत है जिस्म और जान की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह दे। जी जी मेजर, मेजर अगर आप 5 मिनट और जुड़े रह सकते हैं तो मुझे 2-3 जल्दी से आपसे कुछ और भी बातें पूछनी है। मेरे को बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके। जी सेम हेयर, और मुझे लगता है हमारे ऑडियंस भी बहुत एंजॉय। जी बहुत शुक्रिया। लव एंड इंसल्ट आर द बिगेस्ट मोटिवेशनल
थिंग्स इन द वर्ल्ड। आपका क्या, आप भी इस बात में यकीन रखते हैं? और क्या इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल मैं आपकी लाइफ से जानना चाहूंगी। ऐसा कब हुआ कि जो प्यार है या लव है आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनकर आया हो, प्रेरणा बनकर आया हो? और कभी किसी ने आपकी इंसल्ट की हो या आपको इंसल्टेड महसूस हुआ हो, तब आपने उससे आउटकम करते हुए, उसे एक प्रेरणा बनाते हुए इंसल्ट को ही और जीवन का सामना किया हो? कभी किसी ने मेरी इंसल्ट तो कभी करी नहीं। मेरी इंसल्ट बहुत बार की गई है और बहुत लोगों ने। तो अगर हम बोलें कि कभी किसी ने करी तो एक अंडरस्टेटमेंट हो गया, इसलिए मैंने कहा कभी तो कभी किसी ने करी नहीं। मेरी बहुत लोगों ने करी है, लेकिन कभी मैंने उनको सीरियसली नहीं लिया। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि ये काम तुम करने वाले हो, हैं तुम। और बड़े बड़े लोगों ने बोला, अच्छे अच्छे लोगों ने बोला, और मेरे को उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। मेरे को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स था अपनी आवाज पे। अभी चंद्रकांत सर जी, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जब आपने बोला कि भाई आपकी आवाज सुन के लग रहा है गड़गड़ाहट, बैटलफील्ड में आ गए हैं। तो मेरी बहुत पतली सी आवाज थी, बच्चों वाली, या आई डोंट मीन टू बी सेक्सिस्ट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, बट कह रहे हैं कि वो लड़कियों की आवाज बहुत मधुर पतली वाली आवाज होती है, तो वैसी अगर कहें तो मधुर आवाज कह सकते हैं उसको। मतलब पतली आवाज थी बहुत, और सब मेरा मजाक उड़ाया करते थे, और मैं हकलाता था, तुतलाता था, ठीक से बोल नहीं पाता था मेरे को। और मेरे को बड़े बड़े लोगों ने बोला कि तुम भाई ऐसा कोई करियर सोचो जहां पे तुम्हें बोलना ना पड़े, अकाउंट्स या कोई डेस्क जॉब, बोलने के तो तुम दूर रहे। और मैंने ऐसा ही करियर चूज करा जहां पे सबसे ज्यादा बोलना ही पड़ता है। और मेरे को ऐसे ऐसे लोगों ने बोला, अगर मैं उनको नाम बताऊंगा ना, आप सब जानते होंगे उनके नाम। और जब ऐसा शख्स, ऐसी हस्ती इस मुकाम पे आपको बोले, तो आपको उनकी बात वैसे मान लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें धूप में तो अपने बाल सफेद नहीं कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं, तो तजुर्बे से ही दे रहे हैं ना। आपके फिक्रमंद हैं, आपके हमदर्द हैं, आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं, इसीलिए आपको वो सही सलाह दे रहे हैं। भाई शाहरुख खान जब आया था तो लोगों ने उनको कहा था कि भाई छोटे कद का है, शक्ल सूरत भी कुछ खास नहीं है, बहुत तेज बोलता है, इसको एक्टिंग नहीं आती, और इसका तो कभी हीरो तो दिखता ही नहीं है ये। खैर से हीरो तो ये कभी बन ही नहीं पाएगा। क्या हीरो, वो टॉप बादशाह बन गए, वो बॉलीवुड के मन्नत में रहते हैं। तो दुनिया तो भाई, मैं बताऊं, दुनिया की मत सुनो, अपने आपका दिल क्या कहता है। हाँ, दुनिया की सुनने के बाद दुनिया ने बोला तुम ये नहीं कर पाओगे, अगर आपके दिल ने कह दिया कि आप नहीं कर पाएंगे तो फिर छोड़ दो, तो मत मत जाओ के पीछे। मगर अगर आपका दिल कह रहा है, क्योंकि बेहतर आपको दोस्तों कोई नहीं जानता है, कोई नहीं, कोई नहीं, आप भी नहीं, आपका दिल जानता है। तो अंदर से वो आवाज आएगी, वो आप पहचान जाओगे। हमें क्या करना है भाई, हमें उस लड़की के पीछे जाना है कि नहीं। जब हम टीनेजर थे हैं, दिल से आवाज आएगी ना, हाँ हमें उस लड़की के पीछे जाना है। तो जो कॉलेज के लड़के हैं जो भी देख रहे हैं, तो भैया दिल की सुनो, और डर से मत डरो, डर के आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे जीत है। जस्ट when the caterpillar thought it transformed into a beautiful butterfly. Come to the edge, no we will fall. Come to the edge, no we will fall. They came to the edge and they flew. और आज की तारीख में वही लड़का जिसको लोग कहते हैं कि भाई तुम बोल नहीं पाओगे, वो डबिंग आर्टिस्ट भी है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है, बोलता भी है, वो अपनी आवाज कहां कहां देता है लोगों को। थैंक यू राहुल भाई, कैसे हैं पांडे जी? मजे में हैं? तो मुस्कुरा दिए भाई, हम भी मुस्कुरा दे। आप मुस्कुराए पांडे जी, हम मुस्कुरा, अरे हंस रहे हैं। गिव मी हाई फाइव पांडे जी, राहुल भाई, हाई फाइव। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। बहुत खूबसूरत। सर आप मिस्टर पुणे भी रहे हैं? मैं, आपने कमाल है, आप मानना पड़ेगा, आप, मैं आपकी रिसर्च की मैं दाग देता हूँ चंद्रकांता जी, आप अपना होमवर्क करके आई हैं। आप ऐसे नहीं बैठे कि भाई इंटरव्यू में ऐसे आ गए, आप एक एक पॉइंट आपको पता है, एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड, रियली आई जेन्युइनली एम। अब ये बात मगर मैं नहीं जानता कि ये इसका क्रेडिट, इसका श्रेय आपको दूं या दीपक भाई को दूं।
वो बात मेरे को पता नहीं। Fine teamwork and touch wood, God bless you all. And yes, 1999 में मैं मिस्टर पुणे टैलेंट रह चुका था और 1999 में अपनी पहली फिल्म की थी पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के में। सईद मिर्जा ने ये फिल्म बनाई थी, वो YouTube पे है, आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है। उसमें मेरा रोल क्या था कि हीरो खड़ा हुआ है, हीरो के पीछे से गुजरना था है? तो हीरो के पीछे से गुजरने में 3 सेकंड लगते थे भाई, मैं जानबूझ के धीरे 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 गुजरा फुटेज खाने के लिए। तो वही काम जो मैं 3 सेकंड में कर सकता था, मैंने इस बार 5 सेकंड में कर दिया कि वो 2 सेकंड की एक्स्ट्रा फुटेज बन गई। तो बड़ा अच्छा लगा, हाँ भाई। और जब वो मैं हूं वो जा रहा है पीछे ना, वो मैं हूं, ऐसा मजा आता था। तो मगर वो जज्बा था, वो जुनून था, वो पैशन था। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में जितने भी लोग बड़े बने हैं ना दोस्तों, जितने भी लोग, सब ने कहीं ना कहीं छोटे से ही शुरू करा है। आप छोटे से शुरू करेंगे, जो जिसको विरासत में मिल गई वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, हड़बड़ा जाता है लाइफ में। इसी के लिए कि मैं अपने घुटने के बल चल के आया हूं यारों, दोस्तों की मदद से, उनकी दुआओं से। और आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए। और जैसे पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, जैसे आपकी वाइब बहुत पॉजिटिव है चंद्रकांत जी, आप परमानेंटली, मैं देख रहा हूं, आप मुस्कुरा के, आपके फैक्ट्स आपको मालूम है, आपको काम मालूम है, ऐसा काम जानता है वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाता। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, आई मीन यू नो द इंट्रिकसीज एंड आई एम टच्ड, आई एम हम्बल। थैंक यू फॉर डूइंग द वर्क दैट यू डू। जी, एक्चुअली जब मुझे मालूम हुआ कि आप मिस्टर पुणे भी रहे हैं और मॉडलिंग भी करते थे, तो मेरे लिए खुद ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। हालांकि आपका जो डील डॉल है, जो लंबाई है और जो चेहरा मोहरा है, उसे देख के तो कोई भी अनुमान लगा ही सकता है कि आप रहे ही होंगे इस फील्ड में। सर, आपने कभी दक्षिण भारतीय फिल्मों में ट्राई किया या वहां से कोई ऑफर आया? क्योंकि बिल्कुल एकदम हीरो की जो इमेज हमारे दिमाग में होती है, विशेषकर दक्षिण भारतीय फिल्मों की, एकदम आप टोटली सुटेबल है उसके लिए। शुक्रिया। देखिए, मेरा ना असल में बचपन से लगाव था कला से, एक कलाकार बनने का प्लान था मेरा। कभी कोई स्टार या हीरो या वैसा नहीं था मेरा कोई प्लान। हाँ, वो बात मैं जानता हूँ कि खुदा ने मेरे को, वो बात मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि खुदा ने मेरे को एक ऐसी पर्सनैलिटी से नवाजा है जिससे मैं एक हीरो का भी किरदार बड़े अच्छे से बखूबी निभा सकूं। मैं लंबा हूं, मैं भाई एक खुदा की फजल से, मैं पेरेंट्स, माय मदर इज वेरी ब्यूटीफुल, माय फादर इज अ वेरी हैंडसम मैन। उनके लुक्स एक तरीके, अब तो दाढ़ी वाड़ी बात रखी है, वो ठीक है, वो खुदा की बरकत से है, वो आपको विरासत में मिला है। आपने खुद क्या मदद अपने लिए काम करा। मैं तो बड़े फक्र से और गर्व से कहता हूं कि मैंने अपने डिक्शन, स्पीच, अपनी आवाज पे बहुत काम किया बचपन से और अभी भी करता आया। पब्लिक स्पीकिंग एकेडमी है जो मैं लोगों को सिखाता हूं बोलने का, उनसे ज्यादा मैं सीखता हूं। आई टीच वन टू लर्न, आई टीच वन टू लर्न, आई टीच वन टू लर्न। तो ज्यादा तो मैं सीखता हूं। तो ये बात जरूर है कि आपने बिल्कुल सही कहा था कि मैं जिंदगी में जितना भी काम किया अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे किया। और मैं जब 99 में, जब पूना में फिल्म इंस्टीट्यूट की फिल्में करता था, जहाँ पे फिल्म का रोल नहीं निकला मेरे लिए, छोटा 3-4 सेकंड वाला, तो वहां का स्पॉट बॉय, यानी एक ग्लोरीफाइड स्पॉट बॉय, चाय वाला ऑन द सेट्स, रिफ्लेक्टर पकड़ना, कैमरा पकड़ना, बाइपॉड ट्राइपॉड पकड़ना, उनके साथ रह के ऑब्जर्व करना कि भाई फिल्म की शूटिंग कैसे हो रही है, डबिंग कैसे होती है, एडिटिंग कैसे होती है, कैमरा को कैसे हैंडल किया जाता है, एक्टर को कैसे रेडी करते हैं, कैमरा एंगल्स, रिफ्लेक्टर कैसे सेट करते हैं। वो टेक्निकलिटीज जब तक मेरे को नहीं आएंगी, मैं ऐसा माना था, तो एज एन एक्टर भी मेरे को एक क्राफ्ट में मदद नहीं होगी। और क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से आया हूं, तो आज की तारीख में वेबिनार में भी, कोरोना काल में भी पूछा है, टीवी पे मैं आता हूं हर एक चैनल पे एज अ डिफेंस एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज अ सोशल वर्कर, एज अ अलग अलग किरदार में आता हूं, एज एन एक्टर अलग किरदार में आता हूं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहा है क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से आया।
आप इतिहास निकाल लीजिए, हॉलीवुड देख लीजिए आप, मार्लन ब्रांडो, रॉबर्ट डे निरो, एल्बर्ट पिचिनो, जितने भी हैं एक्टर, सब थिएटर बैकग्राउंड से आए हैं कलाकार। एल्विस प्रेस्ली आर्मी में थे, क्लिंट ईस्टवुड आर्मी में थे, और एक फौजी ट्रेनिंग भी मेरे ऊपर है, डिसिप्लिन। हिंदुस्तान में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, के मेनन, मनोज बाजपेयी, ये सब थिएटर से आए हैं। सुपरस्टार कमर्शियल आप देख लीजिए, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वो भी थिएटर से आए हैं। तो अगर थिएटर से जो रंगमंच से आता है वो धोखा नहीं खाता है भाई, मेरा ऐसा मानना है। और थिएटर ऐसी चीज है कि वो एक इलाज, एक थेरेपी है। हम जब रिहर्सल पे आते हैं, कंपनी का सीईओ या पीएन हो या वॉचमैन हो, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। कोई सीईओ नहीं है, कोई पीएन नहीं है, कोई वॉचमैन नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, सब अपने अपने किरदार होते हैं। को हम फर्श पे झाड़ू लगा के, स्टेज की पूजा करके, तब हम रंगमंच पे आते हैं। जब तक कील नहीं ठोकी, झाड़ू नहीं लगाई, कपड़े इस्त्री नहीं करे, जूते साफ नहीं करे दूसरों के, कॉस्ट्यूम नहीं तैयार करे रूम के, मेकअप नहीं सीखा, सेट डिजाइनिंग नहीं सीखी, लाइट्स नहीं करनी सीखी, तो थिएटर क्या करा? केवल लाइनें याद करना और रट के कर दे एक्टिंग होगी? नहीं नहीं साहब, मजदूरी जब तक नहीं करी तो तब तक थिएटर क्या करा? तभी मैं कहता हूं कि एक्टिंग जो है, ये कला एक मजदूरी का काम है। ग्लैमर, जो लोग ग्लैमर के पीछे आ रहे हैं कि हाँ भाई आईने में शक्ल देख ली, हम अच्छे दिखते हैं, या आवाज शत्रुघ्न सिन्हा की है, खामोश, तो वो गलत आ रहे हैं। और यही वजह है कि बंबई में रोज आना ट्रेनें भर भर के लोग आते हैं बंबई में हीरो बनने के लिए, और उतनी ट्रेनें भर भर के वापस भी जाती हैं हार मान के। क्यों? ये लोग कलाकार बनने नहीं आए होते हैं, एक्टर बनने नहीं आए होते हैं, ये लोग स्टार बनने आए होते हैं, हीरो बनने आए होते हैं, लीड रोल करने आए होते हैं। काम भाई, मेरे को भूख लगी है, अब चॉइस मेरी है कि मैं बिरयानी का ही इंतजार करूंगा कि मैं बिरयानी ही खाऊंगा, आज नहीं, या 2 दिन बाद, या 4 दिन बाद, या अगर भूख लगी तो मैं वड़ा पाव भी खा के खुश हो जाऊंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको भूख कितनी लगी है साहब। और शाहरुख खान ने बोला है ओम शांति ओम में, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत और सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ये साइंटिफिक प्रूफ भी हुआ है। ये पाउलो कोएल्हो ने द अल्केमिस्ट चैप्टर 7 पैराग्राफ 4 लाइन 2 में कहा है, इफ यू ट्रूली डिजायर समथिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स टू गेट इट टुगेदर फॉर यू। तो ये साइंस है। यस मेजर, बहुत अच्छा एग्जांपल। जी जी प्लीज। आपकी एनर्जी, ये एनर्जी के ऊपर है ना, आपकी एनर्जी भी बड़ी अच्छी, तो एनर्जी रिटर्न हो रही है। जी अभी हम बस खत्म ही करते हैं प्रोग्राम। मेजर, यू आर अ सोल्जर, अ फाइटर, वी वांट टू नो हाउ टू फाइट फियर ऑफ कोरोना। जैसे कि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि उतना कोरोना की वजह से लोग नहीं मर रहे हैं या एडमिट नहीं हो रहे हैं जितना कि उसका जो फियर है, जो डर है। आप क्या आप कोविड पॉजिटिव रहे पिछले दिनों? ऐसा कुछ हुआ? जी हाँ बिल्कुल। देखिए जी हाँ, देखिए मैं एक जगह था असम में, दीफू, तकरीबन 3 महीने रहा। दीफू में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट कराया कि सबसे ज्यादा एंटी मलेरिया केसेस, मच्छर वहां पे ऐसे हैं कि मच्छर काट, जहरीले मच्छर हैं, मच्छर काट ले तो इंसान मर जाता है। और सुबह उठते थे इतने सारे मच्छर, भुन भुन, तो अपनी वर्दी पे भी ओडोमॉस लगाना, कछुआ, गुड नाइट जलाना, मस्किटो नेट, पूरे एहतियात बरतते थे हम सबसे पहले। और अब सांप, और हमें बहुत सांप बिच्छू भी थे। सांप जब काटता है, 70% के जो सांप हैं वो जहरीले नहीं होते दोस्तों। लोग घबराहट से, शॉक से, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, सांप ने काट लिया। घबराने की कोई बात नहीं है, अगर सांप ने भी काट लिया, अगर काम करेंगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो होगी, तो वो जहर इतनी तेजी से स्प्रेड नहीं होएगा। पर जहां आप घबरा गए कि आपको सांप ने काट लिया, ज़हनी तौर पे तनाव आ जाएगा आपको, और आप कुछ भी हो सकता है। वही बात है कोरोना में। अगर आपने मेरे YouTube चैनल पे देखा होगा, मेरी बहुत लोगों से बात हुई है जो कहते हैं कोरोना जो है हमारे जिस्म से ज्यादा हमारे जहन पे असर करता है। तो ज़हनी तौर पे जरा खुश रहिए साहब। और हमारा हथियार
क्या है इस लड़ाई से? मास्क, डबल मास्क। ये एक सोल्जर आपसे कह रहा है जिसने हथियार चलाए हैं, वो आपको कह रहा है अपना मास्क, सैनिटाइजर, हाथ सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। सबसे जरूरी बात, हम लोग अगर घर के अंदर भी हैं, जो हम बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन, उसको आप सैनिटाइज करिए। आप हर चीज को शक की नजर से देखिए, आप हर चीज को, कोई गारंटी है ही नहीं। जूते बाहर उतारिए। तो ये सब मैं बताऊं आपको, भाई रहते हैं घरों में, वो भी खतरे में है। हालांकि इंडोर होंगे, लोग कह रहे हैं हवा में है। मेरा ऐसा मानना है कि इट्स द फॉल्टी सीवर पाइप्स, द फॉल्टी ड्रेनेज सिस्टम। धीरे धीरे ये वायरस पानी में भी आ जाएगा, और आ रहा है। और भाई वैक्सीनेशन, लोग कहेंगे कि भाई अब वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो रहा है, तो क्या फायदा? ये वो हुआ, अगर हमने हेलमेट पहन ली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमको एक्सीडेंट नहीं होएगा। हेलमेट पहनने के बाद एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन हम बचे तो रहेंगे। तो वैक्सीनेशन के बाद भी अगर कोरोना हो गया, माइल्ड होएगा, हम फिर भी बचे रहेंगे। दूसरी बात, जिनको 2 वैक्सीनेशन लग चुके हैं, ये ना सोचे कि हम 2 वैक्सीनेशन लग चुके हैं, हम गामा बन चुके हैं। जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, या जो फ्रंटलाइन, जो बिल्कुल जो सरकारी जॉब में है, जो काम कर रहे हैं, इनको ऑप्शन नहीं है हमारी तरह घर से काम करने का। जिनको तो मैदान में उतरना पड़ेगा ही। और उनको 2 वैक्सीनेशन पहले से लग चुके हैं, 1 मई पे नहीं, 18 to 20 to 45 पहले से। आप कैरियर हो सकते हैं भाई साहब, मतलब आप हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको असर नहीं करेगा ये वायरस, लेकिन आप घर में आके बीवी को, बच्चों को, बुजुर्ग को, किसी और को ये वायरस पकड़ा दो। खतरा है ना। और ये यूं तेजी से फैल रहा है ये वायरस, और काबू हम कर लेंगे सिर्फ कहने से नहीं कि हम होंगे कामयाब, इस पे अमल करने से, पूरे प्रिकॉशंस लेके, सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग ही नहीं, सोशल डिस्टेंस। हम बैठे हैं, दानिश भाई हैं, ज्योत्सना है, नित्यानंद है, आकाश है, प्रदीप है, मोहम्मद हसन भाई हैं, नेपाल है, वीरेंद्र, राहुल, आप है, चंद्रकांता, हम सब बैठ के, ये सोशल डिस्टेंसिंग कहां है? फिजिकल डिस्टेंसिंग है। तो भाई मैं तो बहुत मस्त हूं भाई। और पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आप बोले पढ़े लिखे लोग भूल गलतियां कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूं, वो गलतियां कर रहे हैं भाई। एक एक कदम फूक फूक के उठाइए। हम लोग जब फौज में थे, अगर दुश्मन हम पे था, भारी पड़ा था, तो हम मोर्चे से बाहर नहीं निकलते थे। जेब के अंदर शक्करपारा, वाटर बॉटल में पानी, और गुजारा वहीं पे करना है बस। भाई मेरे को तरबूज खाना है, मेरे को आम खाने हैं, मेरे को लीची खानी है, और निकल गए बाहर तलाश में, ये मीठा फल खाने के चक्कर में। भाई वहीं पकड़ेगा आपको, जहां पे उम्मीद नहीं होगी, वहीं पकड़ेगा आपको वायरस। या वो आप सैंडविच खा लो, रूखी सोटी रोटी खा लो, दाल रोटी खा लो, जी लो, ये वक्त गुजार लो, क्योंकि ये वक्त भी निकल जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। घड़ी है, ये तो निकल जाएगी। ये बात समझनी होगी हमको, मगर लोग समझते नहीं है। अभी भी मैं जानता हूं, पढ़े लिखे लोग घर में बैठे बोर हो गए, चले गए ड्राइव पे। भैया पता नहीं कहां पे वायरस कहां पकड़ ले। और अगर आपकी सरकार ने लॉकडाउन एंड कर भी दिया हो बाय चांस, क्या इसका ये मतलब हुआ कि आपके वायरस बोलेगा कि हाँ लॉकडाउन खत्म कर दिया है, हाँ तो मैंने भी खत्म कर दिया है, मैं भी आप पे हावी नहीं होऊंगा? ऐसा है क्या? नहीं है, है ना मैडम? जी मेजर, आज का आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से। बातें करने के लिए तो बहुत सारी हैं तमाम, खासकर हाँ बिल्कुल खास मजा आ रहा है खासकर रंगमंच पर। जी जी, खासकर रंगमंच पर मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उसके लिए हमें पूरा एक और एपिसोड करना होगा, तो उसमें हम वो बातें करेंगे। क्योंकि यहाँ हिमाचल में हमारे पास वाईफाई नहीं होता, हम लोग फोन से ही कनेक्ट होते हैं। गांव में जहां पर हैं तो यहाँ वाईफाई की सुविधा नहीं है अवेलेबल। हो सकता है थोड़ी देर में हम डिस्कनेक्ट हो जाएं। उससे पहले मेरा आखिरी आपके लिए प्रश्न है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम सभी जानते हैं भारत का ये जो मंत्र है, ये जो टैग लाइन है, एक
सुखी शरीर, निरोगी शरीर। आप कोरोना टाइम में किस तरह खुद को फिट रखते हैं, किस तरह खुद को स्ट्रेस फ्री रखते हैं? देखिए, मैं पहली बात एक फिटनेस फ्रीक हूँ। मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, घर के अंदर करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करता हूँ। और जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग अकेडमी है, जहाँ पे मैं, मेरा पैशन है वो, जहाँ पे मैं लोगों को सिखाता हूँ। कई लोग हैं जिनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, आज की तारीख में यूपीएससी एग्जाम टॉप कर रहे हैं भाई। उनको मैं अंग्रेजी बोलनी सिखाई बेसिक से। हमारी जो मेड है, उनकी फैमिली है, वो सीख गए अंग्रेजी, तो वो लोग सीख गए। तो मैं कतई नहीं मानूंगा कि जिसके अंदर वो आग, वो तमन्ना, वो अर्ज, वो डिजायर ना हो, वो नहीं सीख। क्योंकि हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, सब जानते हैं, ये बात अच्छी बात है, मेरे को फक्र है इस बात की। लेकिन हमारी रोजी की जबान तो अंग्रेजी है और कंप्यूटर है। जिसको आज की तारीख में, माफ किए दोस्तों मगर फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, कड़वी लगी मेरी बात, जिसको आज की तारीख में कंप्यूटर या अंग्रेजी नहीं आती हो, वो आगे जाके अंगूठा छाप खिलाएगा। जैसे मैं अंग्रेजी में फेल हुआ था कॉलेज में, और 100 में से 1 अंक आया था मेरे को, 1 अंक, लेकिन मैं मेहनत करी अपने आप पे। तो मैं कहूंगा दोस्तों, और मैं सिखाने को तैयार हूं बिल्कुल। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, मैं पक्का जवाब दूंगा, या यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट लिख दीजिए। 100% मेरी गारंटी है, रिप्लाई पक्का आएगा। है चंद्रकांता जी, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? जी सर। बिल्कुल सर। तो हमारी ऑडियंस ने बहुत पेशेंस रखा, लगभग 1.5 घंटे, 1 घंटा 36 मिनट तक हमसे जुड़ी रही। मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। 1.5 घंटा जी। यस, इट्स हाँ, 1:36। 10 मिनट हुए हैं बिल्कुल। मजा आ गया अभी। बिल्कुल। और ये कमाल yes, आपका है, इतना मैं आपको कह रहा हूँ, 100% सच में। जी। जिस तो तरीके से मेजर आपने ये साहब शो की शेयर किया, आप जी, मेजर साहब की एनर्जी देखने वाली है। अभी भी लग रहा है कि हम 3-4 घंटे, 5 या शायद शाम तक आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन समय का अपना वो है, हमें जाना होगा इस समय, और हम एक बार फिर से जुड़ेंगे। साथियों, जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेजर अली शाह जो हैं, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी इनका एक चैनल है, जहां बहुत सारे आपको इंस्पिरेशनल वीडियोस मिलेंगे, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में मिलेगा। ऐसे लोग जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना कमांडोज हैं, उनके बारे में जानने के लिए मिलेगा, और बहुत ही दिलचस्प और रोचक हैं वो वीडियो, बहुत ज्यादा लंबे नहीं हैं। आप वहां जरूर जाएं, उन्हें देखें। और मुझे लगता है कि मेजर मोहम्मद अली साहब को बहुत एक्सप्लोर किए जाने की अभी जरूरत है। लोगों ने कम खंगाला है, उन्हें ज्यादा एक्सप्लोर किया जाना चाहिए उन्हें। और मेजर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में आए, और सच में एक मोटिवेशनल जो स्पीक हुआ, एक कन्वर्सेशन हुआ हमारे बीच। और जाने से पहले बस यही दोस्तों, कि एक फेलियर की आपने आज कहानी सुनी होगी और आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।